इनकी शादी आगे बढ़ती है या नहीं, क्योंकि बहुत से वीडियोस वायरल हुए। मैं मानती हूँ कि इनकी कुंडली में कुछ नेगेटिव योग हैं। सप्तम भाव में राधिका के कुछ इस तरह से नेगेटिव योग बनते हैं कि जो कि बार बार लोग कह रहे हैं कि इनकी शादी टूटेगी, ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। लेकिन आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, सुशांत सिंह राजपूत जी के केस या केस वही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, उसके बारे में बात की थी। तो बहुत सारे उसके नीचे अगर आपने नोट किया होगा कमेंट्स आए होंगे। आपने हालांकि बोला कि ये जो योग बन रहे हैं उनके कहीं ना कहीं साइड की तरफ ही थे, लेकिन बहुत सारे लोग जो नीचे कमेंट कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि इनका ही हुआ है या काइंड ऑफ बहुत सारी पहेलियां वो बुझा रहे थे। तो आप लोग इसके बारे में कुछ और बताइए कि आप क्या कहना चाहोगे। हालांकि मैं आपको एक और चीज ऐड ऑन कर दूं कि रिसेंट की मैं न्यूज देख रहा था, उनका जो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट था वो भी क्लोज कर दिया। अनंत अंबानी है, उनके बेटे हैं, उनके पास कम टाइम बचा है, राइट। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत स्ट्रेंज है। तो उसके बाद मतलब उन्होंने काफी, मैं नाम नहीं लूंगा, तो काफी उन्होंने चीजें बताई। नहीं किस तरह से टाइम कम बचा है, तो लाइफ का टाइम ही बोल रहे थे। मैं आपको यहाँ पे आपका पॉइंट क्लियर करती हूँ कि मुकेश जी के दो बेटे हैं, आकाश और अनंत। अनंत की कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं जो उनकी हेल्थ इश्यूज को क्रिएट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि उनको ऑलरेडी काफी जो हेल्थ इश्यूज हैं वो बाय बर्थ भी हैं और इस टाइम में भी चल रहे हैं। मैंने एक भविष्य मालिका किताब का बारे में सुना है, आपने भी आई गेस सुना ही होगा, राइट। तो आपको क्या लगता है कि ये सच है या झूठ है, और साथ में मतलब इसमें कितनी सच्चाई होती है आपके अकॉर्डिंग। नरेंद्र मोदी जी के स्टार बहुत अच्छे हैं, अगर दोबारा उनको 2029 में चांस मिलता है तो वो बन सकते हैं, लेकिन रूलों के मुताबिक वो बनेंगे नहीं और कुछ उनके हेल्थ इशू भी आएंगे। नेक्स्ट प्रधानमंत्री जो है हमारा वो 2029 में जो है वो योगी जी ही होंगे। राहुल गांधी जी का मैं बात कर रहा हूँ, तो इतना खराब कैसे चला गया। अगर हम कंपेयर भी करें उनकी फैमिली से, जैसे कि उनकी मदर सोनिया गांधी या राजीव गांधी, जितने भी फैमिली मेंबर थे, इवन प्रियंका गांधी भी अगर मैं कहूँ, उन सबसे मेरे को कहीं ना कहीं डाउन ही दिखता है राहुल गांधी का करियर ऑप्शन। तो आप क्या सोचते हैं, उनका इतना चार्ट्स में क्या स्टार्स कौन से खराब हो गए। कह देते हैं कि उनकी बातें कई बार लोग उनके ऊपर ट्रोल बनाते हैं, उनको पप्पू कह देते हैं। हालांकि शब्द गलत है, लेकिन पांचवें घर का राहु फजूल की बातों में इंटरेस्ट दिलवाता है। फजूल की सोच, मतलब बात हम कहीं कर रहे हैं चली कहीं जाती है। मंदिरों में हमने बकरे कटते हुए देखे हैं, ये भी बहुत बोला जाता है। तो जब कलयुग खत्म होगा, धरती खत्म होगी, तो धरती खत्म होने में कम से कम 700 साल लगेंगे। मुकेश जी के पास जो कुछ भी है वो नीता अंबानी की किस्मत का है। उनकी होरोस्कोप बहुत ज्यादा अच्छी है, तो जब तक नीता जी हैं तब तक तो इस फैमिली का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हिंदूज होते हैं तो उनको नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। बॉलीवुड की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सलमान खान का नाम आ ही जाता है साथ में। आजकल इनकी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है, इंटरेस्टिंग तो नहीं, थोड़ा डाउनफॉल सा चल रहा है, हम पूरा नोट कर रहे हैं। मे बी वो खुश हो क्या हो, लेकिन अगर आप बताओ कि उनकी जो फिल्में हैं वो आप देख रहे हो फ्लॉप सी हो रही हैं, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, उनको डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं। आज अपने पॉडकास्ट से पहले आई थिंक कल परसों भी यही न्यूज थी कि उन्हें दोबारा से ये चीज हुई है। तो विराट कोहली, सबसे पहले लोग प्रश्न यही पूछते हैं कि क्या सचिन जी का, सचिन तेंदुलकर का क्या कभी रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या नहीं। दुनिया के टॉप 1% लोग होते हैं, इनके चार्ट्स में ऐसा क्या, जैसे विराट कोहली जी के चार्ट के बारे में बात करें, इनके चार्ट में ऐसा क्या आपने कॉमन फैक्टर देखा है कि जो अक्सर होता है ऐसे टॉप 1% लोगों में जो दुनिया पे राज करते हैं या जिनका इतना बड़ा नाम होता है। बात कुछ और है, शो को हमने इसलिए बनाया ताकि हम अकल्ट साइंस के बारे में और जान पाएं और पहचान पाएं, कहीं ये साइंस भी विलुप्त ना हो जाए और लोगों का जो रवैया या फिर जो इसके प्रति छवि है वो खराब ना हो जाए। हम अलग अलग गेस्ट को बुलाते हैं ताकि हम एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हीलिंग, पूर्णजन्म, इन सब के बारे में और अच्छे से जान पाए, पहचान पाए और उनके ओपिनियन को सुन के अपनी सूझबूझ से अपने लिए एक राय बना पाए कि क्या इस साइंस की हमारे जीवन में क्या वैल्यू हो सकती है, राइट। तो इसी पर्पस से इस शो को हमने बनाया है। हम किसी भी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को या अपने गेस्ट को प्रमोट नहीं करते हैं कि आप हमारे गेस्ट के साथ करें, लेकिन हम सिर्फ उन्हें बुलाते हैं और हम उनसे सवाल पूछते हैं, आपके सवाल पूछते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म भी आपको मिलता है जहां पर आप अपने सवाल हमको भेज सकते हैं ताकि हम आने वाले गेस्ट से आपके सवाल पूछ पाएं इस सब्जेक्ट्स के बारे में। आपकी क्या राय है इस शो के बारे में और आपको और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सर मैम कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। वेलकम बैक ऑन अवर चैनल। लास्ट एपिसोड आपके साथ बहुत बढ़िया गा और ऑडियंस ने दोबारा डिमांड किया कमेंट्स में कि आपको दोबारा हम लेकर आएँ, थैंक यू। क्योंकि हमारे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आज हम आपसे पूछेंगे और कुछ क्वेश्चंस हमें कमेंट से भी आए हैं जो लास्ट एपिसोड्स में आए हैं। सबसे पहले तो आप हमारी ऑडियंस को बता दीजिए शॉर्ट में, वैसे तो हम तो जानते हैं लेकिन एक बार नई ऑडियंस के लिए बता दीजिए आप कौन हैं और क्या करते हैं।
हम लोग एस्ट्रोलॉजर कंचन कुकरेजा, एस्ट्रोलॉजर प्रदीप कुकरेजा, दिव्य ज्योति एस्ट्रो एंड वास्तु हमारा जो प्रोफेशनल नेम है जी। उस नेम से हम लोग फेमस हैं। हम्म। और वैसे तो वर्ल्ड वाइड देखा जाए और बाकी इंडिया और पंजाब में तो वो जो हम सेल्फ प्रेज इज नॉट रिकमेंडेड वाली बात है कि कोई पहचान ढूंढने वाली ज़रूरत नहीं है। बाकी तो आप लोग फेमस कर ही देते हैं। बिल्कुल। और हमारे शो में भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आए हैं, लेकिन शायद हम आपको कपल पॉडकास्ट के नाम से कंचन कपल पॉडकास्ट इस तरह से संबोधित करते हैं। ये भी शायद आपका एक डिफरेंशिएटर है बाकियों से। बिल्कुल राइट। चलिए हम सबसे पहले देश की बात करते हैं, और एक नॉर्मल क्वेश्चन भी है लेकिन सबके माइंड में है, विच इज़ प्रधानमंत्री। नेक्स्ट पीएम कौन होने वाले हैं? लोगों के माइंड में है कि योगी जी बनेंगे, जो हमारे माइंड में आता है, या फिर अमित शाह बनेंगे। आई गेस आपने लास्ट पॉडकास्ट में ये भी बताया था कि आप जब नरेंद्र मोदी 2014 में बनने वाले थे उससे पहले आपने प्रेडिक्शन कर दी थी। तो अभी आप 2029 का बताइए कि कौन होगा नेक्स्ट प्रधानमंत्री। एक्चुअली सर क्या है, अभी आने वाला टाइम जो है ना जी, वो बीजेपी का ही है जी। तो अगर हम चॉइस करें तो बीजेपी की अगर स्थिति देखते हैं तो नरेंद्र मोदी जी के स्टार बहुत अच्छे हैं, अभी भी अच्छे हैं। अगर दोबारा उनको 2029 में चांस मिलता है तो वो बन सकते हैं, लेकिन रूलों के मुताबिक वो बनेंगे नहीं और कुछ उनके हेल्थ इशू भी आएंगे। अच्छा। उनके हेल्थ इशू आएंगे जिनकी वजह से थोड़ा सा वो एक तरह से मतलब राजनीति से अपने प्रधानमंत्री के योग से जो है ना वो हट के अपना एक उत्तराधिकारी चुनेंगे। तो उत्तराधिकारी में अगर देखा जाए तो मतलब जैसे हम आपको बता रहे हैं कि आने वाला समय भी बीजेपी का है, तो उसमें दो ही नाम ज्यादा चल रहे हैं। जैसे आपने बताया ये अमित शाह जी हैं, हाँ, और साथ में योगी जी। अगर अमित शाह जी के हम स्टार देखते हैं ना जी, तो अमित शाह जी के स्टार इतने ज्यादा प्रबल हैं, लेकिन वो एक किंग मेकर की भूमिका में है। ओके। वो किंग मेकर है, किंग नहीं यानी कि वो प्रधानमंत्री बना सकते हैं खुद अपने स्ट्रॉन्ग लेवल पे, अपने माइंड से और अपनी राजनीति से, लेकिन वो खुद नहीं बन सकते। तो दूसरा अगर नाम आता है तो वो आता है योगी जी का। और योगी जी की इस वक्त जो दशा चल रही है और इतनी अच्छी दशा चल रही है, और उनका नेम और फेम और उनके जो मतलब रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसको देश पसंद कर रहा है जी, और ऐसा पसंद कर रहा है। और मोदी जी जो है वो आपने खुद भी देखा होगा भी ज्यादातर योगी जी को ही प्रमोट कर रहे हैं। और योगी जी जो है वो हिंदू तत्व के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और आने वाला समय बीजेपी का होने की वजह से योगी जी के जो स्टार है, तो उसमें हमने कैलकुलेशन की है कि नेक्स्ट प्रधानमंत्री जो है हमारा वो 2029 में जो है वो योगी जी ही होंगे। ओके। इसके अलावा अगर देखा जाए भी कोई और पार्टी या गठबंधन की स्थिति बन जाए तो मैं फिर मतलब क्लियर कर दूं आपको भी गठबंधन में ना तो इतना दम होगा और ना ही उनके पास इतना स्ट्रॉन्ग बहुमत आएगा। अगर बहुमत आएगा तो वो मोदी जी के पास आएगा, और मोदी जी का जो उत्तराधिकारी है वो योगी जी है। ठीक है। और आपने एक बात बोली कि उनका हेल्थ इशू आएगा मोदी जी का, तो वो एज की वजह से आएगा या फिर कुछ आप अलग बता रहे हैं? एज की वजह से जो है ना हेल्थ इशू नहीं आएगा। एक्चुअली क्या है मतलब एक तो उनकी कंडीशन फिजिकली जो है ना उसमें थोड़ा सा वीकनेस आएगी। वीकनेस आने की वजह से ये मतलब एक एज का फैक्टर भी है, इसको हम मानते हैं। और कुछ दशा जो है ना उनकी कुछ ऐसी आ रही है जिससे एज का मतलब इशू थोड़ा बनता है, तो वो उतना काम नहीं कर पाएंगे। और ना ही वो जो है ना मतलब एक बीजेपी का जो रूल है उसमें आगे के प्रधानमंत्री की नीति में नहीं आ पाएंगे। और हेल्थ इशू को वो प्रमुख रखते हुए यही शो करेंगे कि मैं अपना उत्तराधिकारी आगे शो कर रहा हूँ और उसके लिए मैं योगी जी को ही प्रमोट कर रहा हूँ। और आप नेक्स्ट देखेंगे जैसे ही यूपी के आगे चुनाव आने वाले हैं तो वहां पे योगी जी का परफॉर्मेंस इतना बढ़िया रहेगा, और वो बढ़िया जो परफॉर्मेंस ही आगे प्रधानमंत्री के लिए योगी जी को आगे करेगा, और वहां पे मोदी जी इनको खास तौर पे प्रमोट करें। ठीक है, समझ गया, गॉट इट। तो अगर हम ओपोनेंट की बात करें राहुल गांधी की ऑन द अदर साइड, वहाँ पे भी देख लेते हैं।
तो वहाँ पे जो हमने अक्सर देखा कि उनका पॉलिटिकल करियर, राहुल गांधी जी का मैं बात कर रहा हूँ, तो इतना ख़राब कैसे चला गया जी? अगर हम कंपेयर भी करें उनकी फैमिली से, जैसे कि उनकी मदर सोनिया गांधी, राइट, या राजीव गांधी, राइट, जितने भी फैमिली मेम्बर थे, इवन प्रियंका गांधी भी अगर मैं कहूँ, उन सब से मेरे को कहीं ना कहीं डाउन ही दिखता है राहुल गांधी का करियर ऑप्शन। तो आप क्या सोचते हैं, उनका इतना चार्ट्स में क्या स्टार्स कौन से खराब हो गए? देखो, उसमें कंडीशन क्या है कि राहुल गांधी को अगर हम उनकी फैमिली के साथ कंपेयर करें तो ये गलत है, क्योंकि कभी भी किसी की कुंडली को किसी के साथ कंपेयर करें तो वो गलत रह जाता है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि उनकी कुंडली में 5वें घर में राहु है और लगन में बैठा हुआ सूर्य और जो मंगल है ना, वो उनको बिजनेसमैन बनाता है। ओके। उनकी कुंडली में कहीं भी एक अच्छे पॉलिटिशियन के योग नहीं है। ओके। हालांकि अगर आप इनको कंपेयर ही करें हाँ। तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी की कुंडली में जो एक परफेक्ट पॉलिटिशियंस के योग थे ना, वो इनमें कहीं भी नहीं है। अब संजय गांधी थे, हालांकि उनकी कुंडली में एक डिक्टेटर के योग थे। उनको पॉलिटिक्स में आने की जब कोशिश की उन्होंने, तो डिक्टेशन उनकी जरूरत से ज्यादा बढ़ गई। तो जो एंटीज थे उन्होंने उनको साइड में करवा दिया। ठीक है। अब सोनिया गांधी जी हैं, अगर हम सोचें कि वो आगे आ जाएंगे या उनका पॉलिटिकल कैरियर आगे बूस्ट करेगा, तो वो भी नहीं है, क्योंकि उनकी होरोस्कोप में भी कोई अच्छा योग नहीं है। और इन सबको कंपेयर करके, जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा कि इनका इतना बुरा हाल क्यों है, तो ये तो सिर्फ परिवारवाद जो है इनकी फैमिली में, उस वजह से ये पॉलिटिक्स में आए हैं। अदरवाइज अगर हम देखें तो राहु जो 5वें घर में जब आ जाता है तो वो अलग अलग सोच, अलग अलग बातें, जैसे अब कह देते हैं कि उनकी बातें कई बार लोग उनके ऊपर ट्रोल बनाते हैं, उनको पप्पू कह देते हैं। हालांकि ये शब्द गलत है, लेकिन 5वें घर का राहु फजूल की बातों में इंटरेस्ट दिलवाता है। फजूल की सोच, मतलब बात हम कहीं कर रहे हैं चली कहीं जाती है। वो कह देते हैं ना कि माइंड कंसंट्रेट नहीं है एक जगह पे। तो हम लोगों ने बहुत सी उनके टॉपिक्स है, बहुत से उनके स्पीचेस हैं जहां से हमने शब्द पकड़े हैं। तो यही एक लॉजिक है। और बाकी रही बात उनके फ्यूचर की, जो आपने अगर बीजेपी के सीनियर्स के साथ उनको कंपेयर करें तो उनकी होरोस्कोप में कहीं भी ऐसा योग नहीं है कि वो कभी एक अच्छे पॉलिटिशियन के लेवल पर भी स्टैंड ले लें। प्रधानमंत्री का लेवल तो बहुत दूर की चीज है। तो उनका पॉलिटिकल में मतलब बनता ही नहीं है। स्टार या जो चार्ट्स है वो बोलते ही नहीं है कि वो पॉलिटिक्स में जाएं। हाँ, पॉलिटिक्स के उनके लिए नहीं है। देखो, विरासत में जो पॉलिटिक्स मिली हुई है ना जी, उसके सहारे वो चल रहे हैं। कभी मतलब ये काम कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं। वो अपनी एक कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, नो डाउट। लेकिन कंडीशन क्या है, आपने देखा होगा अभी उनके जो भी स्टेप चल रहे हैं, हर स्टेप में आपने पिछले चुनावों में देखा होगा, ठीक है ना, उनके फेलियर ही आ रहे हैं आगे। तो ये फेलियर क्या होता है, ये कुंडली की वजह से ही आ रहे हैं। किसी एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बताया था, मतलब ऐसी हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि राहुल गांधी अगर शादी कर लेना तो उनका कुछ पॉलिटिक्स में हो सकता है। नहीं, देखिए उन्होंने जो वो बात बोली है कि राहुल गांधी जी अगर शादी कर लें, तो आप इस वक्त राहुल गांधी की एज देख लें कि शादी की कंडीशन क्या बनी हुई है। अभी तक की जो स्थिति है उनके मुताबिक वो बोल रहे हैं अभी शादी कर लें, लेकिन एक वक्त बीतने के बाद अगर शादी की जाती है तो शादी जो है ना वो शुक्र को प्रमोट करती है लाइफ में, ठीक है ना। लेकिन पॉलिटिक्स जो है ना, ये बृहस्पति, सूर्य और राहु की कैटेगरी में आते हैं, शुक्र की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो अगर मान लीजिए इन फ्यूचर में अगर मान लो राहुल गांधी जी शादी कर भी लेते हैं, मतलब उसमें इनका जो है ना, मतलब फैमिली का जो सिस्टम है वो गेन कर पाएगा। कैरियर के मुताबिक पॉलिटिक्स में देखा जाए तो पूरी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ ये आगे नहीं आ सकता। ओके, ठीक है। तो आपने तो मैंने कहा था कि ये इनका कुछ नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, मैंने एक भविष्य मालिका किताब का बारे में सुना है, आपने भी आई गेस सुना ही होगा, राइट? तो आपको क्या लगता है कि ये सच है या झूठ है, और साथ में मतलब इसमें कितनी सच्चाई होती है आपके अकॉर्डिंग? देखिए सर, भविष्य मालिका बुक्स को आप अगर मान लीजिए गूगल पे देखें तो उसके बारे में काफी डिटेल पढ़ी है जी। ये बुक जो है ना, ये एक अलग लैंग्वेज में लिखी गई थी। अच्युतानंद जी मतलब एक
हुए थे, तो उन्होंने जो है ना इस बुक को अपने हिसाब से लिखा था। तो हुआ क्या, भी जब उन्होंने वो बुक लिखी थी तो उसका ट्रांसलेशन जो है ना अब वो हिंदी में आ रहा है। तो आज से कुछ समय पहले मतलब जो है ना इसके बारे में कोई चर्चा नहीं थी जी। तो आपने पिछले कुछ 2-4-5 सालों में आपने देखा होगा अभी इस बुक की जो है ना वो चर्चा ज्यादा चल रही है जी। और गूगल पे उसकी पूरा मतलब डिटेल दे रखी है। लेकिन इसके संदर्भ में जिन लोगों ने भविष्य मालिका के नाम पे जो भविष्यवाणियां कर दी भी 2025 में भविष्य मालिका ये बोलती है भी दुनिया खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या एनी हाउ भी 2026 में कुछ ऐसा होगा या 2027 में कुछ ऐसा होगा। तो मैं आपको एक चीज आपके माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि भविष्य मालिका एक बहुत ही छोटी किताब है और इतनी डिटेल उसमें नहीं है जी। लेकिन जितना इसको बढ़ा चढ़ा के इस वक्त जो है ना मतलब इसके बारे में बताया जा रहा है, जबकि दुनिया खत्म ना तो आज हुई है, ना आगे हुई थी, ना आगे होगी। मैं आपको इसके बारे में एक पूरा मतलब डिटेल से बताता हूं। जो लोग इस चीज के ऊपर खाली भविष्यवाणी का नहीं, नस्तेंद्रम की भविष्यवाणी है, बाबा वेंगर की भविष्यवाणी है, तो उसमें भी वो बोल रहे हैं 2033 में दुनिया खत्म हो जाएगी। दुनिया एक ऐसी चीज है जिसमें क्या है भी हमारे शास्त्रों में आपने देखा होगा सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता, ठीक है ना जी? इसके बारे में आपने अच्छी तरह से सुना है, हर आदमी जानता है। हाँ। इसके बारे में हमारे शास्त्रों में पूरा गहराई के साथ जो है ना बताया गया है कि सतयुग का कितना समय था, कलयुग का कितना है, द्वापर का कितना था और त्रेता का कितना था। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं हमारे शास्त्रों में जो वेदों में लिखा हुआ है तो उसमें 5000 साल के बाद का पीरियड देखा जाए तो अभी तो कलयुग बहुत पड़ा है जी। कलयुग के खत्म होने के बाद सतयुग आएगा लेकिन दुनिया तब भी खत्म नहीं होगी। मैं आपको आपकी मतलब पॉडकास्ट में इस चीज को पूरा क्लियर कर दूं कि अगर डीपली किसी ने अगर देखना है तो बाजार में जाकर अगर पंचांग खरीद लिया जाए, मात्र 80-100 रुपए का पंचांग आता है तो उसमें भी इसकी डिटेल दी हुई है। अच्छा। अगर कोई मतलब बड़ा शास्त्र नहीं पढ़ सकता, पढ़ना नहीं चाहता तो उसमें डिटेल दी हुई है। तो वहां पे क्या है जी भी अगर मान लीजिए कलयुग के समाप्त के इतने वर्ष भी बाकी पड़े हैं तो जब कलयुग खत्म होगा, धरती खत्म होगी, तो धरती खत्म होने में कम से कम 700 साल लगेंगे। अच्छा। तो 700 साल तक धरती पर धीरे धीरे प्रलय आएगी, धीरे धीरे जो है ना पब्लिक की जो है स्थिति वो कम होती जाएगी। तो आपने एक चीज और सुनी होगी भी आम कहते हैं भी 100 कोस के बाद दिया जलेगा जब सतयुग आएगा। तो दुनिया पब्लिक तभी भी नहीं खत्म होगी, तब भी जो है ना पब्लिक रहेगी लेकिन उनका डिस्टेंस धरती के ऊपर इतना बढ़ जाएगा कि अगर आज एक आदमी यहाँ है तो 100-200 किलोमीटर बाद उसका घर दूसरे का वहां पे है, एक छोटी सी आबादी वहां रह रही है, क्या रह रही है। तो मैं उन लोगों को क्लियर कर दूं, ना तो 2025 में दुनिया खत्म होगी, ना 2027 में खत्म होगी, ना 2033 में खत्म होगी। आपने 2012 की भी भविष्यवाणी सुनी थी कि दुनिया खत्म होने वाली है। अभी दुनिया खत्म होने का कोई समय नहीं है और ये आपके चैनल पे मैं टू बी फ्रैंकली बता रहा हूँ और शास्त्रों को पढ़ के पूरी डिटेल के साथ बता रहा हूँ। वहां पे आपको जो क्लियर किया जा रहा है यही क्लियर किया जा रहा है कि दुनिया में लोगों को भी बता रहा हूँ कि दुनिया क्लियर है भी खत्म नहीं होगी जी, किसी कीमत पे नहीं खत्म होगी। जब खत्म होगी तो वो कलयुग के अंत में खत्म होगी और कलयुग का अंत अभी नहीं है। और जब कलयुग का अंत आने के बाद सतयुग का पड़ाव शुरू होगा तो उसमें 700 साल का पीरियड होगा जब धरती के ऊपर जो है ना अलग अलग तरह से, जैसे ये बोल देते हैं अभी वहां पे भूकंप आएगा, वहां ये हो गया, भविष्य मालिका में ये कहा था। देखो ये एक जो है ना एनवायरमेंट में मतलब जिसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब क्या हो रहा है भी ये आने वाले 2 महीने के बाद क्या हो रहा है भी बृहस्पति
अतिचारी योग में चल रहा है। अच्छा। तो अतिचारी योग में ये 8 साल के लिए आ रहा है। अच्छा। तो 8 साल में जो है ना, ये एनवायरनमेंट में बहुत बड़ी चेंजिंग लाएगा। और इतनी चेंजिंग लाएगा, कहीं पे जो है वो भूकंप आएगा, कहीं पे जो है मतलब बाढ़ आएगी, कहीं पे सुनामी आएगी, और कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, और कहीं पे सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, और कहीं पे बाढ़ और सूखे की वजह से लोगों में त्रासदी बढ़ेगी। ये अब से 2 महीने में? अब से 2 महीने बाद ये शुरू होगा, और ये आने वाले 8 साल तक रहेगा। लेकिन इसमें एक बेनिफिट क्या होगा, जून जुलाई से? हाँ जी, इसमें एक बेनिफिट क्या होगा भी अच्छी तरह से टेक्नोलॉजी में तरक्की होगी, और अच्छा। इतनी जबरदस्त तरक्की होगी कि लोग देखते रह जाएंगे। धीरे धीरे जो है ना, अपना क्या कहते हैं, ज्ञान की बातें बढ़ेंगी, लोगों के अंदर जो है मतलब अच्छाई की नीति भी बढ़ेगी। साथ में जो है एनवायरनमेंट में कुछ प्रॉब्लम आएंगी, तो कहीं पे जो है ना वो बेटर कंडीशन भी होंगी। ठीक है, और साथ में अगर देखा जाए तो बृहस्पति के ये 8 वर्ष ऐसे बीतेंगे, इसमें महंगाई भी बढ़ेगी। और महंगाई का जो है मतलब ठीक है, ये महंगाई ये नहीं है कि हम कहे भी ये भविष्यवाणी में हमने मतलब क्या कहते हैं पढ़ा था, वहां पे उसने बोल दिया भी महंगाई तो देखो धीरे धीरे बढ़ ही रही है। अगर आज से 50 साल पहले जाए तो 200 रुपए तोला सोना था, जी जी। और आज जो है वो लाख रुपए की पहुंच रहा है। तो ये भी बढ़ता जाएगा, महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, नो डाउट। तो ये जैसे जैसे आदमी का दिनचर्या बढ़ता जाता है, वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ती जाती है। तो अत्याचारी गुरु आने से ठीक है, इन चीजों का प्रभाव जो है ना वो दुनिया पे आएगा। हाँ, इसको हम अगर इन्वॉल्व कर दें, वीनस केंद्र ने कहा था, या मतलब बाबा वेंकट ने कहा था, या ये भविष्य मल्लिका ने कहा था, तो ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, आपने एनवायरनमेंट की बात कही तो मुझे अनंत अंबानी याद आ गए, तो आप थोड़ी अंबानी फैमिली की बात करते हैं। जी। तो अंबानी फैमिली के बारे में मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, ठीक है, तो उसमें किसी एक एस्ट्रोलॉजर ने ये भी बताया था कि उनका जो अनंत अंबानी है, उनके बेटे हैं, उनके पास कम टाइम बचा है, राइट। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत स्ट्रेंज है। तो उसके बाद मतलब उन्होंने काफ़ी, मैं नाम नहीं लूँगा, तो काफ़ी उन्होंने चीज़ें बताई। नहीं, किस तरह से टाइम कम बचा है आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने इसी तरह से वर्डिंग यूज़ की थी कि टाइम अभी कम है। नहीं, उसमें एक चीज है सर, टाइम कम जो बचा है जी, वो अकॉर्डिंग टू अगर फाइनेंशियली कंडीशन में है या अकॉर्डिंग टू फिजिकली कंडीशन में है, ये जानना जरूरी है। तो उन्होंने ये क्लियर नहीं किया। हाँ, तो ये मतलब नहीं, जितना मैंने समझा है, तो यहाँ पे हम उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन जितना मैंने समझा है वो लाइफ का टाइम ही बोल रहे थे। मैं आपको यहाँ पे आपका पॉइंट क्लियर करती हूँ कि मुकेश जी के 2 बेटे हैं, आकाश और अनंत। राइट। अनंत की कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं जो उनकी हेल्थ इश्यूज को क्रिएट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि उनको ऑलरेडी काफ़ी जो हेल्थ इश्यूज हैं वो बाय बर्थ भी हैं और इस टाइम में भी चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि उनकी लाइफ के ऊपर कोई भी ऐसा बहुत बुरा प्रभाव नहीं आने वाला। ठीक है, हेल्थ इश्यूज रहेंगे, लाइफ उनकी कम नहीं है। उन दोनों भाइयों का जो लगन है वो कर्क लगन है। अगर हम दोनों को कंपेयर करें, प्लैनेट्स दोनों के अच्छे हैं, लेकिन अगर हम लोग ये सोचते हैं कि उनको अगर उस पर्सन ने कंपेयर किया कि अंबानी फैमिलीज के फाइनेंस में या उस चीज में उनका टाइम कम है, तो उसमें मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि मुकेश जी के पास जो कुछ भी है वो नीता अंबानी की किस्मत का है। अच्छा। उनकी होरोस्कोप बहुत ज्यादा अच्छी है नीता अंबानी की। तो जब तक नीता जी हैं तब तक तो इस फैमिली का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, और नीता अंबानी इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल लेडी हैं जी, वो देखा भी गया बहुत बार वीडियोस में। आपने वीडियोस में देखा है, आपने अनंत की शादी के वीडियोस बहुत वायरल हुए हैं। जी, जी। तो देखा होगा कि वो अपने हाथ में गणपति जी की एक जो प्रतिमा है उनको पकड़ा ही हुआ है उन्होंने। जी जी जी। ठीक है, तो वो अपनी फैमिली के ऊपर जल्दी से आंच नहीं आने देती। तो इसीलिए हम लोग किसी की बात को काटते नहीं हैं, लेकिन इतना क्लियर है कि जब तक नीता अंबानी जी हैं तो उनका स्टेटस भी कायम है, उनका फाइनेंस भी कायम है। ठीक है। आगे हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर उन्होंने किसी भी तरह से मतलब एज के कंसेप्ट में दोनों बच्चों के बारे में बोला है, तो दोनों की एज में ऐसी कोई कमी नहीं है। और आगे फर्दर अगर हम लोग उनका स्टेटस देखें, फाइनेंशियली इसी तरह कंटिन्यू रहता है, तो उसमें बेटर देन आकाश से
जो अनंत है वो ज्यादा बेटर रहेंगे। उसका एक कारण यह भी है कि जो अभी उनकी शादी हुई है राधिका मर्चेंट से, उनकी कुंडली भी बहुत अच्छी कुंडली है। उनके स्टार्स भी आगे फ्यूचर में अनंत को बहुत सपोर्ट करते हैं। ठीक है। क्योंकि जो उनकी हेल्थ इश्यूज आते हैं वहां भी उनकी कुंडली से उनको बहुत सपोर्ट मिलेगी। क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि अर्धनारीश्वर, आपने एक शब्द सुना होगा, शिव और पार्वती जी। जब हम लोग शादी के फेरे लेते हैं तो हमारा रीबर्थ होता है। अच्छा। एग्जैक्टली हम लोग हमेशा कहते हैं कि जब फेरे होते हैं ना, उस मिनट को जरूर, वो टाइम जो होता है वो हम लोग शायद हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था कि वो एक स्पेसिफिक टाइम होता है मुहूर्त का, तो वो दोनों बच्चों का रीबर्थ है। तो उसी तरह राधिका का जो स्टार्स हैं वो अनंत के नेगेटिव स्टार्स को कवर करेंगे। ठीक है। इसमें मेरे पास दो आपके लिए क्वेश्चन है। एक तो आप हमें ये बताइए कि उन जो अंबानी फैमिली का जो पूरा एम्पायर है उसको आगे कौन बढ़ाने वाला, और ये इससे आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? जैसे हमने देखा कि धीरूभाई अंबानी के बाद मुकेश अंबानी जी ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, राइट। अब इसके आगे आपके स्टार या चार्ट्स कुछ बता रहे हैं। दूसरा मेरे पास आपके लिए एक और क्वेश्चन है। आपने राधिका मर्चेंट का नाम लिया, लोग बहुत ये इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए कि क्या अनंत और राधिका जी की शादी और चलेगी, कितना समय चलेगी, कोई डिवोर्स है? क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी ये बहुत वीडियोस बन रही थी, मैंने देखा था। देखो उसमें कंडीशंस क्या हैं कि अगर आकाश और अनंत को कंपेयर करें तो फर्दर फ्यूचर अनंत का ज़्यादा बेटर है। मतलब उनके एम्पायर को ज़्यादा ग्रोथफुली अनंत आगे लेके जाएंगे। ओके। ठीक है। उसका मैंने अभी आपको एक रीजन भी बोला कि राधिका के स्टार्स बहुत अच्छे हैं, तो नेचुरल हस्बैंड, जैसे नीता जी के स्टार्स ने मुकेश जी को संभाला, तो उसी तरह से राधिका के स्टार्स उनको बहुत स्ट्रांगली सेटअप दे रहे हैं। ठीक है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन कि इनकी शादी आगे बढ़ती है या नहीं, क्योंकि बहुत से वीडियोस वायरल हुए थे। मैं मानती हूँ कि इनकी कुंडली में कुछ नेगेटिव योग हैं। अच्छा। ठीक है। मतलब सप्तम भाव में राधिका के कुछ इस तरह से नेगेटिव योग बनते हैं कि जो कि बार बार लोग कह रहे हैं कि इनकी शादी टूटेगी, ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। लेकिन आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जैसे हमने पहले भी एक शब्द यूज किया है कि नीता अंबानी बहुत ही स्पिरिचुअल लेडी है। हाँ। और ये जो अंबानी फैमिली है ये एस्ट्रोलॉजी को हर नैनो सेकंड भी फॉलो करते हैं। अच्छा। ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों ने जितने भी नेगेटिव योग हो गए, तो क्या आप सोचते हो कि इन्होंने उन चीजों का सॉल्यूशन नहीं किया होगा? किया होगा। अंडरस्टूड सी बात है। अब जो अगर हम लोग इनके आगे का फ्यूचर देखें दोनों की होरोस्कोप का, तो वह क्या है कि हाँ, मैं ये जरूर क्लियर करूंगी कि ब्रेकअप नहीं होगा, डिवोर्स नहीं होगा। हाँ, जो शादी का बेस होता है दिल से दूर होना, ठीक है, वो जरूर हो जाएंगे। समाज में एक रहेंगे पति पत्नी, गॉट इट। लेकिन आपस में जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है उनमें गैप आएंगे। और जब तक नीता जी हैं तब तक ये अपने परिवार के ऊपर आंच नहीं आने देंगी। इनका किसी भी तरह से जो फैमिली है वो टूटने नहीं देंगी। गॉट इट, गॉट इट। ठीक है। अच्छा, अगर हम और बात, आपको मेरा एक क्वेश्चन है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, पूछना चाहिए नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए कि जो हिंदूज होते हैं, ठीक है, तो उनको नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर क्लियर कर दूं। हिंदू धर्म जो है ना जी, वो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है जी। तो सनातन धर्म में सबसे पहले जो है ना, एक ही चीज कही जाती है, और ये शास्त्रों में भी वर्णित है, भी जीव हत्या पाप है। वो तो किसी भी हत्या को पाप ही गिनते हैं, बिल्कुल, लेकिन जीव हत्या जो है ना वो पाप है। तो जीव हत्या का पाप करना, तो यानी कि अगर हम नॉनवेज खाते हैं तो किसी जीव की हत्या करने के बाद ही जो है ना नॉनवेज जो बनता है। हाँ बिल्कुल। तो अपना सनातन धर्म में ये सबसे पहला नियम है भी हिंदू धर्म सनातन धर्म से निकला हुआ एक धर्म है, और हिंदू को जो है नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो सनातनी है। तो सनातनी पर्सन को नॉनवेज जो है, हमारा सनातन धर्म ही ये कहता है भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन सनातन धर्म से निकले हुए जो लोग हैं, जैसे उसके बाद अलग अलग धर्म बने, ठीक है ना, तो हुआ क्या, भी वो धर्मों के लोग जो हैं, और हमारे हिंदू भी कुछ ऐसे हैं जो नॉनवेज खा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है भी इसमें हम जो है ना
मतलब एक तरह का अगर शास्त्रों के मुताबिक देखा जाए तो नॉनवेज खाना पाप माना गया है। तो इंसान खुद पाप कर रहा है, तो इस कल युग में किए हुए पाप का भोग भी तो कर रहा है। लेकिन क्रॉस क्वेश्चन हमारे धर्म पे तब आ जाता है जब हम बात करते हैं, मैं भी नहीं खाता कभी नहीं, तो ये क्रॉस क्वेश्चन आ जाता है कि आपके मंदिरों में हमने बकरे कटते हुए देखे हैं। अब मैं आपको इस ये पर भी बहुत बोला रिप्लाई जाता देती है। हूँ। हमारे हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है उसमें जो वैष्णव मत है ना, उसमें बड़ा क्लियर कंसेप्ट है कि वहां पर बलि के रूप में भी नारियल तोड़ने के लिए बोला गया। ठीक है, तो जब बलि चढ़ती है, बकरे कटते हैं, या भैरव जी को मांस चढ़ता है, या काली माता को खून चढ़ता है, वो एक जो राक्षस है ना, उनको खत्म करने का योग दिखाया गया है। वहां पर वो किसी भी चीज को वो प्रमोट नहीं करते कि आप इस चीज को मतलब भोजन के रूप में अपनाओ, क्योंकि किसी भी जीव का मांस खा के अपना मांस बढ़ाना बहुत बड़ा पाप है। और ये जो चीजें हैं, ये जो भोजन है जो जिसे हम नॉन वेज कहते हैं, ये राक्षसी भोजन है। बिल्कुल। ठीक है, तो आप कई बार साइंटिफिकली भी आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो वेजिटेरियंस के मुकाबले मेंटल लेवल में स्ट्रोंग नहीं बिल्कुल होते। तो नेचुरल है, अगर हमारा सनातन धर्म सबसे पुराना है, अगर उनका रूल है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो वो हर चीज उनकी साइंटिफिकली ही चल रही है। नहीं, इस बात से मैं पूरा एग्री करता हूँ, इसमें कोई भी दो राय होनी ही नहीं चाहिए। और ये एथिकली भी, धर्मों को भी अगर हम पीछे छोड़ दें तो एथिकली भी एक चीज़ है ना कि हम किसी को मार के क्यों ही खा सकते हैं, हमें राइट ही किसने दिया किसी को, ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है, तो लास्ट जो हमारा आई गेस एक पॉडकास्ट था जिसमें हमने, आपको याद होगा, सुशांत सिंह राजपूत जी के केस या केस, वही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, उसके बारे में बात की थी। तो बहुत सारे उसके नीचे, अगर आपने नोट किया होगा, कमेंट्स आए होंगे। तो बहुत लोग, आपने हालांकि बोला कि ये जो योग बन रहे हैं उनके कहीं ना कहीं साइड की तरफ ही थे, लेकिन बहुत सारे लोग जो नीचे कमेंट कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि इनका ही हुआ है, या काइंड ऑफ बहुत सारी पहेलियाँ वो बुझा रहे थे नीचे। तो आप लोग इसके बारे में कुछ और बताइए कि आप क्या कहना चाहोगे जो लोग इनको। हालांकि मैं आपको एक और चीज़ ऐड ऑन कर दूं कि रिसेंट की मैं न्यूज़ देख रहा था, उनका जो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट था वो भी क्लोज कर दिया। वही मैं बोल रहा हूँ जी। एक्चुअली क्या है, पिछला हमने जब पॉडकास्ट किया तो आपने सुशांत जी की कुंडली मेरे से जो है वो टैली करवाई जी, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया था भी इनकी कुंडली में ये योग बन रहा है और इस तरह की कंडीशन बन रही है, और तो नेचुरली है वो प्रेशराइज की कंडीशन में प्लेनेट लेके जाते हैं, और दशा भी उस वक्त ऐसी चल रही थी जो उनको वो मतलब जो है ना की तरफ लेके जाती है। ठीक है। तो हमने भी देखा था अभी पॉडकास्ट के नीचे मतलब जो है कमेंट्स आए हैं कि नहीं इनका हुआ है, नहीं इनका हुआ है। हाँ। जबकि दो कंडीशन मतलब आपको क्लियर कर दूं, दो जगह पे सीबीआई ने दो जगह में, खाली हिंदुस्तान में एक नहीं, दो जगह पे, एक तो जहाँ पे इनका घर है, ठीक है, और दूसरा जहाँ पे इनका केस चला, ठीक है। तो दो जगह पे सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट अपनी क्लियर कर दी है कि हमने हर एंगल से चेक कर लिया, सुशांत जो है इनका जो है नहीं बल्कि इन्होंने ही की थी। तो ये पिछले न्यूज में भी आप देख सकते हो। अब अगर मान लीजिए हमने इस न्यूज आने से पहले अगर आपको आपके पॉडकास्ट में हमने सारी चीज क्लियर कर दी थी जी, तो सीबीआई हमारे हाथ में तो नहीं है ना, हमने सीबीआई को तो गाइड नहीं किया। तो सीबीआई की जो नॉलेज है वो हमारे से तो कई गुना ज्यादा है। हम काम करने वाले कुंडली पे दो जने, मैं और मेरी वाइफ, स्टडी करने के लिए, और सीबीआई जो है इसने काम किया हुआ हजारों लोगों के ऊपर। जी जी जी, इसके पूरे A to Z इसके मूवमेंट को टैली किया, इसकी स्थिति को देखा, बैंक बैलेंस को देखा, पेरेंट्स को देखा, फ्रेंड सर्कल को देखा, सबके बयान लिए होंगे। तो अगर सीबीआई ने इतनी क्लियर कट दोनों जगह पे, पटना में भी और जहाँ पे जो रह रहे थे वहाँ पे भी, उन्होंने दोनों जगह पे क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है कि सुशांत जी ने जो है किया था। पिछले पॉडकास्ट में हमने आपको क्लियर कर दिया था। अगर इसमें कोई दो राय है तो जो कमेंट्स दे रहे हैं वो सीबीआई की रिपोर्ट जाके पढ़ ले, मैं इससे मतलब क्या ही नहीं सकता। बिल्कुल। अच्छा, नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, उस आपने पहले ही बता दिया था। जब हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सलमान खान का नाम आ ही जाता है साथ में।
आजकल इनकी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है। इंटरेस्टिंग तो नहीं, थोड़ा डाउनफॉल सा चल रहा है, हम थोड़ा नोट कर रहे हैं, मे बी वो खुश हों क्या हो। लेकिन अगर आप बताओ कि उनकी जो फिल्में हैं वो आप देख रहे हो फ्लॉप सी हो रही हैं, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, उनको डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं। आज अपने पॉडकास्ट से पहले आई थिंक कल परसों भी ये न्यूज़ थी कि उन्हें दोबारा से ये चीज़ हुई है। तो आप उनके चार्ट्स या कुंडली को एनालाइज करके बता सकते हो कि ये क्यों हो रहा है? मैं दिखाता हूँ आपको क्या है। सलमान खान को जो ये बार बार मतलब प्रॉब्लम आ रही हैं, आपने देखा होगा अभी मंगल इस वक्त, हम लोगों को ये बताना चाहते हैं मंगल इस वक्त नीचे चल रहे हैं जी। तो सलमान खान की कुंडली में मंगल की जो स्थिति है ना जी। वो इस कदर है भी गोचर में देखा जाए तो सलमान खान के मंगल जो है ना वो तीसरे और चौथे हाउस में चल रहे हैं। तीसरे और चौथे हाउस में अगर कंटिन्यू सलमान खान के अगर आगे पीछे मंगल घूम रहे हैं तो कभी वो नीच के हो रहे हैं तो कभी वो बुध की राशि में जा रहे हैं। तृतीय स्थान होता है आदमी का पराक्रम और चौथा स्थान होता है आदमी का सुख। तो सलमान खान की जो दो स्थितियां है ना, यहाँ पे मंगल बार बार नीच के होके फिर पीछे जो है पिछले 10 महीने से मंगल ऐसे कर रहे हैं। तो मंगल का जो एक पीरियड होता है एक राशि में गोचरवश क्रॉस करने का, वो मात्र जो है ना 1.5 महीने के करीब होता है। तो इस वक्त मंगल जो है ना वो 10 महीने से ऐसी कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा। तो जब तक मंगल यहाँ पे ऐसा करती हैं तो इनको ये प्रॉब्लम जो है ना वो फेस करनी ही पड़ेगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि इनका मेष लगन है। मैंने पिछली बार भी आपने सलमान की कुंडली मेरे से पूछी थी तो मैंने आपको बताया था कि मेष लगन होने की वजह से अगर बाय बर्थ देखा जाए तो इनका मंगल जो है ना वो उच्च का था शुक्र के साथ। तो ये लीडर पर्सन थे तो इन्होंने जो स्टेप उठाया हिरण्यकर वाला वो उठा लिया जोश जोश में। लेकिन उसके बैड इफेक्ट तो नेचुरली जब मंगल नीच का आएगा तो ये नहीं थे, तो उसके बैड इफेक्ट तो आ ही रहे हैं। ठीक है ना, जब जब इनकी कुंडली में मंगल नीच का आएगा तो इनको बैड इफेक्ट आएंगे आएंगे, ये आपकी बात नहीं है, ये पीछे भी आप ले लो। और जब आने वाला समय में आगे भी मंगल नीच का आएगा तो इनके बैड इफेक्ट आएंगे ही आएंगे। इनकी जान छूटने वाली इतनी जल्दी नहीं है इस केस से, ये चलता ही रहेगा इनकी लाइफ में। अच्छा। दूसरी कंडीशन आ गई, हम बात करते हैं कि इनकी फिल्में क्यों फ्लॉप हो रही हैं जी। प्रेजेंट टाइम क्या है भी इनकी कुंडली में अगर हम देखें तो इनकी कुंडली में बुध और केतु दोनों बाय बर्थ इनकी कुंडली में अष्टम भाव में है। ओके। अष्टम भाव जो है ना वो आदमी को गर्भ में ले जाता है, ठीक है, यानी कि जमीन के अंदर तक ले जाता है। माइनस पॉइंट ही माना जाएगा इसको। कुंडली में 6, 8 और 12 घर ये माइनस घर माने जाते हैं। तो इनकी कुंडली में क्या है कि जो बुध है ना वो अष्टम भाव में है, यानी 8वें घर में केतु के साथ है। तो प्रेजेंट टाइम जो है ना इनकी कुंडली में स्थिति क्या है कि केतु 6ठे घर में चल रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं 6, 8 और 12 घर का केतु बुध के साथ है बाय बर्थ, इस वक्त 6ठे चल रहा है। और खुद बुध जो है वो चलो नेचुरली धीरे धीरे क्रॉस करता है, उसका टाइम पीरियड 28 दिन 30 दिन का चलता है, वो चलता रहेगा। लेकिन गोचर में इनकी जो है ये स्थिति के बाद दशा जो है ना वो बुध की है। और अष्टम भावस्थ बुध केतु के साथ होने पे जब बुध की महादशा चल रही है तो उसका पीरियड शुरू हुआ है 2021 में। तो 2021 के बाद यानी 2021 के एंड के बाद 2022 में आप मान सकते हो, तो 2022 से लेकर 2038 तक का पीरियड जो है ना वो बुध जो है ना इनके व्यापार, बुध व्यापार से रिलेटेड होता है। अगर जनरल में देखा जाए ठीक है तो व्यापार को कमजोर करता है। तो इनका व्यापार क्या है? फिल्में बनाना। तो नेचुरली ये अपनी कोशिश करते हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। तो आप ये कह रहे हैं कि 22 से 38 तक इनकी फिल्में ज्यादा नहीं चल रही, ज्यादा नहीं आएंगी, ये डाउनफॉल में आएंगे। हाँ, नो डाउट बीच में कुछ प्लेनेट आएंगे, जैसे 2027 में कुछ एक आधी फिल्म स्टैंड ले लेगी। अच्छा, कुछ आधी एक फिल्म स्टैंड ले लेगी, जैसे हम बोलते हैं भी मान लो 10 फिल्में फ्लॉप होगी और एक अच्छी चल गई। एक मान लो 200 करोड़ 400 करोड़ 500 करोड़ के बजट में चलेगी और बाकी जो है वो नीचे रहेंगी। तो नीचे की कंडीशन ज्यादा है, आपकी कंडीशन कम है। तो इसके लिए जो है ना इनको अपने प्लैनेट को कंट्रोल करना चाहिए। अगर किसी एस्ट्रोलॉजर को मानते हैं, अगर एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, ठीक है ना, तो इनको अपने अल्ट्रेशन करने चाहिए उससे। हाँ ठीक है, अगर मान लीजिए अल्ट्रेशन कर लेती है तो इनकी लाइफ में कुछ प्लस पॉइंट आ जाए।
ठीक है, तो अगर मैं समराइज करूँ तो 22 से 38 तक इनका डाउनफॉल चलेगा, 27 में कोई ऐसा ही होगा जिससे इनका कोई फिल्म चलेगी, और केसेस की अगर हम बात करें वो अप एंड डाउन इनका लाइफ में चलता ही रहेगा। जैसे मंगल की कंडीशन आएगी हाँ, तो वैसी कंडीशन बनती ही रहेगी लाइफ। ठीक है, समझ गए। अच्छा, आपने सर सलमान खान के बारे में बताया, तो लगे हाथ एक और स्टार के बारे में हमें बता दीजिए कि उनकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। नाम है विराट कोहली, आपने सुना ही होगा। तो विराट कोहली, सबसे पहले लोग प्रश्न यही पूछते हैं कि क्या सचिन तेंदुलकर का क्या कभी रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या नहीं। विराट कोहली के चार्ट इतने स्ट्रांग है या नहीं है, क्या कहते हैं उनके चार्ट? देखिए, मैं दोनों चार्ट साथ में लाया हूँ। जी। विराट कोहली जी का भी चार्ट मेरे पास है और सचिन जी का भी चार्ट मेरे अच्छा। पास है। दोनों को मैंने एनालाइज किया है। हाँ। एनालाइज करने के बाद जो है ना, मैंने एक कंडीशन देखी है, सचिन जी और विराट कोहली दोनों की कुंडली जो है ना वो एक मतलब बेटर पॉइंट में है। अगर हम देखें नेम एंड फेम, तो दोनों का नेम एंड फेम जो है ना वो कम नहीं है। ऐसी कंडीशन है अभी दोनों के पास नेम भी है और फेम भी है। अच्छा। लेकिन जो सचिन ने नेम एंड फेम के साथ साथ जो अपने रिकॉर्ड तोड़े, वो रिकॉर्ड इतने मतलब जबरदस्त थे, उन्होंने अपने खुद के रिकॉर्ड भी तोड़े। तो इतने जबरदस्त थे कि लोग कहते थे कि सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सकता। लेकिन अगर आपको मैं क्लियर कर दूं, विराट कोहली जी की जो कुंडली है उसमें कुछ कंडीशन ऐसी है, आफ्टर 2027 के बाद अच्छा। ऐसी दशाएं आ रही हैं, ये खुद के तो रिकॉर्ड तोड़ ही रहे हैं पिछले, ये सचिन के रिकॉर्ड भी तोड़ने शुरू कर देंगे। ओके। और सचिन को लोग याद करेंगे तब भी कि विराट कोहली ने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो विराट कोहली की जो कुंडली है वो बेटर है, दोनों की कुंडली स्ट्रॉन्ग है जी। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो विराट कोहली की कुंडली ज्यादा स्ट्रॉन्ग। 27 और 28 ये जो 2 सेशंस है ना, ये विराट कोहली के लिए बहुत अच्छे हैं। ओके। अभी आप रिसेंट भी देख लो कि इनके 50s हैं, सेंचुरीज हैं या स्कोर्स हैं, तो ऑलमोस्ट ये ना सचिन के करीब पहुंच चुके हैं। 2-1 चीजों में तो इन्होंने क्रॉस भी कर लिया। तो अभी जो 27 और 28 का ये जो सेशन 2 आएंगे, इनमें ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं, ऑलमोस्ट चीजों में सचिन जी को क्रॉस कर जाएंगे। ओके, मतलब 27-28 के बाद इनका अच्छा टाइम और ज़्यादा शुरू हो जाएगा। ये 2 साल इनके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। ये 2 साल पर्टिकुलर। हाँ, स्पेशली। ठीक है। अच्छा, अगर हम फेमस सेलिब्रिटीज़ या बड़े लोगों की बात कर ही रहे हैं, आपसे मेरा एक प्रश्न है कि अगर आप हमें लेमैन लैंग्वेज में ये बता पाओ कि जो ये दुनिया के टॉप 1% लोग होते हैं, राइट, इनके चार्ट्स में ऐसा क्या, जैसे आप विराट कोहली जी के चार्ट के बारे में बात करें, इनके चार्ट में ऐसा क्या आपने कॉमन फैक्टर देखा है कि जो अक्सर होता है ऐसे टॉप 1% लोगों में जो दुनिया पे राज करते हैं या जिनका इतना बड़ा नाम होता है? एक्चुअली क्या है कि इन सबकी कुंडली को अगर कंपेयर करें तो कुछ ऐसा नहीं होता कि जो सबकी कुंडली में होता है कि कॉमन की इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ऐसा नहीं। उसमें कॉमन थिंग क्या होती है कि सभी प्लैनेट्स जो प्लैनेट्स हैं वो अपनी एक अच्छी स्थिति में बैठे हैं, ओके, अपने एक उच्च के भाव में बैठे हैं, उच्च के घर में बैठे हैं, केंद्र स्थान में ज्यादा ग्रह बैठे हैं। अच्छा। और आपस में जो इनकी, हमारी लैंग्वेज में एक होता है दृष्टि, तो दृष्टियां बहुत अच्छी हैं प्लैनेट्स की। तो जैसे जैसे दृष्टियां अच्छी होंगी, जैसे इनकी प्लेसमेंट अच्छी होगी, तो जब उस दृष्टि या उस प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली दशा या अंतरदशा आएगी, तो वो पर्सन के लिए वो टाइम बहुत ही अच्छा क्रीमी पीरियड होगा। चाहे वो किसी भी फील्ड में है, चाहे वो क्रिकेट है, फाइनेंस है जी, ठीक है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, तो वो एक जो पीरियड होता है दशा और प्लेसमेंट, जब दोनों एक साथ बहुत अच्छी होती हैं, तो वो इंसान को बूस्ट करवाती है। गॉट इट। अब जैसे बिल गेट्स की कुंडली में देखा जाए, हाँ जी, तो नेचुरली ये बहुत ही रिच पर्सन है और उनकी वजह से जो है लोगों को बहुत काम भी मिला हुआ। बिल्कुल। जैसे कह सकते हैं भी उनकी वजह से कई लोगों के घर के चूल्हे चल रहे हैं। बिल्कुल। एलन मस्क है, तो इनकी कुंडली में, जैसे बिल गेट्स की कुंडली में पंचम भाव में शनि का योग बड़ा जबरदस्त है। अच्छा। एलन मस्क है, इनकी कुंडली में 2 ग्रह ऐसी हैं जो बहुत अच्छी योग में हैं और इनकी दशा भी अच्छी है।
तो जब ऐसे लोगों की दशा, ग्रह दशा अच्छी होती है तो ये ऐसा राइज करते हैं और इनकी वजह से जो है ना दूसरे लोगों को काम मिलता है। और इनका संबंध जो है, जितने भी ये बड़े पर्सन हैं, चाहे मतलब अंबानी फैमिलीज है, अडानी फैमिलीज हैं, बिल गेट्स हैं, जैसे मतलब एलन मस्क हैं, या ऐसे जितने भी अपने विप्रो के हो गए, एनी हाउ जितने भी ये रिचेस्ट पर्सन हैं, बिलियनियर जिसको हम बोलते हैं, तो इनकी कुंडली में चौथा घर और सातवां घर सबसे बली होता है। अच्छा। चौथा घर होगा पब्लिक का और सातवां घर होगा पब्लिक के सुख का। तो नेचुरली ये खुद का काम करेंगे नहीं, तो ये पब्लिक से जो है काम लेते हैं, तो पब्लिक इनके लिए इतना अच्छा काम करती है, तो उससे क्या होता है कि इनकी लाइफ में जो है ना वो गेन आता है। और जो चौथे से चौथा घर यानी सातवां घर कुंडली का होता है, वो राशर नियम के अनुसार भावम टू भाव में देखा जाए तो दशम टू दशम भाव, जो बिजनेस से इंटरनल बिजनेस पॉइंट है ना, वो सप्तम भाव है। अच्छा। तो सप्तम भाव जब बली हो जाता है ना इनका, तो ये दुनिया के ऊपर पब्लिक से मतलब इतना अच्छा काम लेते हैं। और पब्लिक इनके लिए अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट के ऊपर इनको 50 रुपए का भी बेनिफिट देती है, अगर इनकी बहुत ज्यादा मतलब पब्लिक इनकी यहाँ काम करती है, इनकी फैक्ट्रियों में काम करती है, तो नेचुरली इनकी शाम की इनकम जो है ना वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ये एग्जांपल दे रहा हूँ जी 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 जी। तो ऐसे ही ये लोग जो है ना ये बढ़ते हैं, तो बढ़ते हैं तो ये दुनिया के जो है ना टॉप में चले जाती हैं। तो इनसे जो है ना व्यापार चलता है। अगर मैं समझना चाहता हूँ 4th और 7th हाउस जो आपने पब्लिक का बोला, तो मेरे को ऐसा समझा कि उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ वाला होता है, जहाँ पे वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। आप उस फैक्टर को कह रहे हो, राइट? और ये कॉमन होता है ज़्यादातर। मोदी जी कुंडली है, इनकी कुंडली में 4 to 4th हाउस बेटर है। 4 तो खुद का सुख हो गया, तो नेचुरली इन्होंने जो मतलब गेन करना चाहा उसका सुख मिला, तो 4 to 4th हाउस पब्लिक का हो गया, पब्लिक से पब्लिक का हो गया। तो नेचुरली 7th हाउस जो है ना वो इनके प्रोफेशन को, तो इनका प्रोफेशन अगर हम कैलकुलेट करें तो इनका क्या है, ये पॉलिटिक्स ही है, इनका प्रोफेशन ही एक तरह का हम देखा जाए। तो उसमें क्या है भी दशम टू दशम भाव और 4 to 4th हाउस का 7th हाउस जो है वो पब्लिक का सुख। और जहाँ भी जाते हैं मोदी लोग क्यों करते हैं, उनके अंदर खुद के अंदर कहीं ये तो नहीं कहते लोग जाके जहाँ मोदी है तो आपने ऐसा बोलना। चलो हम यहाँ तो कह सकते हैं, इंडिया में बोलते हैं, जब मोदी जी फॉरेन जाते हैं तो वहाँ के जो है अपना हिंदुइज्म पर्सन जितने भी रहते हैं तो वो यही बात बोलते हैं। इवन देन तो वहाँ के अंग्रेज भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है ना। तो वो 7th हाउस से ही क्रिएशन होने वाली एक चीज है जो अंदर से पैदा होती है लोगों को, तो वहाँ पे वो पर्सन को बड़ा बनाती है। समझ गया। अच्छा, हम बॉलीवुड की बात कर रहे थे, काफ़ी स्टार्स की हम बात कर रहे थे, तो एक मेरे को याद आता है सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा की शादी के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रॉल किया गया था इंटरनेट पे, इवन उन्होंने कमेंट सेक्शन बंद कर दिए थे अपनी पोस्ट्स के नीचे, हमने देखा था। अब एक एंगल तो उनका ये था, हिंदू मुस्लिम शादी वाला एक एंगल बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब आप बताइए कि इनकी शादी क्या टिकेगी क्या या नहीं, लोग ये जानना चाहते हैं। देखो इस पे कंडीशन क्या है, पहली बात तो सोनाक्षी सिन्हा के जो फादर हैं शत्रुघ्न जी। सिन्हा, वो खुद शुरू से ही इस चीज के बहुत एंटी रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम शादी वगैरह वाले कंसेप्ट में, और उनकी अपनी बेटी ने ही वो कंसेप्ट को अप्लाई कर दिया जी। फर्स्ट इज दिस, इसीलिए ट्रोल बने। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि हम लोग अगर देखें ना कि बॉलीवुड में तो एक कल्चर ही बन चुका है डिवोर्स का। वैसे इनकी होरोस्कोप के अकॉर्डिंगली सोनाक्षी सिन्हा की जो पर्सनल होरोस्कोप है, उनके हस्बैंड की तो मेरे पास नहीं है, तो उनके होरोस्कोप में बड़ा क्लियर है कि इनका डिवोर्स फाइनल है। अच्छा, इनका डिवोर्स होगा, ये होगा बिल्कुल। लेकिन कुछ समय बाद होगा, ये नहीं कि मतलब अभी शादी हुई है तो अभी जल्दी हो जाएगा, हाँ। हो जाएगा, ये क्लियर है। जैसे आपने क्लियर देखा होगा कि अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन और अपना ऐश्वर्या जी का, तो उस वक्त मैं खुद लिखने लगा था, लेकिन मैं रुक गया। एक सेलिब्रिटी हैं, ट्रोल होंगे काफी, लेकिन आज देखा जाए तो वही पोजीशन है, तो उनके हालात तो वैसे बनी, क्योंकि तो उनका भी है कि ये होने वाला है अभिषेक जी का। हाँ, तो उनका तो ऑलमोस्ट डन ही है। अभी ऐसे ऑफिशियल तो नहीं कुछ हुआ, ऑफिशियल नहीं हुआ, रहे तो दोनों अलग अलग रहे हैं, ऑफिशियल भी क्लियर हो जाएगा।
देखिए सेलिब्रिटी जो होती है ना जी, इनकी कंडीशन जो है ना वो नेगेटिव हो जाती है, लेकिन लोगों तक बाहर नहीं आती, क्योंकि इनकी लाइफ में शुक्र जो होता है ना वो एक स्टार और एक चमकदार ग्रह है, और वो इतना शाइनी होता है, वो उसकी शाइन का फ्रंट हाउस जो है, फ्रंट साइड जो है ना वो तो लोगों को दिखाई देती है, लेकिन बैक एंड पे वो ब्लैक होते हैं। तो ये चीज इनकी जो है ना कुछ समय बाद, कुछ वक्त के बाद जो है ना ये पिक्चर बाहर आती है। लेकिन हम कहते हैं भी आज ही पिक्चर बाहर आ जाएगी, तो अभी तो नहीं आती। जैसे आपने इनका नाम लिया था सोनाक्षी का, तो पिक्चर बाहर आएगी, लेकिन वक्त लगेगा, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर लोग मानेंगे। जैसे पिछले पॉडकास्ट में हमने सुशांत जी के बारे में डिक्लेयर कर दिया था आपको, ठीक है ना, तो अब तो सीबीआई ने भी कर दिया। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं, तो इस पीरियड में ही हुआ है, पहले तो सीबीआई ने नहीं बताया था ना। तो यही चीज हम आपको आपके पॉडकास्ट में बता रहे हैं, तो नेचुरली ये बात आगे जाके क्लियर हो जाएगी और लोगों को यकीन हो जाएगा इस चीज को। अब पूछना चाहिए या नहीं मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आप लोग बताइए कि जैसे सोनाक्षी सिन्हा एक फेमस सेलिब्रिटी, किसी चीज़ की कमी डेफिनेटली नहीं होगी, उनका आप बोल रहे हैं कि डिवोर्स होने वाला है, ठीक है, जो हॉरोस्कोप बता रहा है। अभिषेक बच्चन, वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी, किसी चीज़ की कमी नहीं। तो क्या बड़े बड़े जो रिसेंट में कई सारे क्रिकेटर्स, तो क्या जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं मिलता है जो उन्हें ये बता पाए, या कोई इवन संकेत भी दे पाए कि यार ये मत करो, ये रुक जाओ, या फिर इसको इस तरह से हैंडल कर सकते हैं जिससे उनकी लाइफ बेटर हो जाए या बच जाए? ये तो कभी नहीं ना होता कि अगर टीचर है तो वो तो बराबर पढ़ाएगा ना सभी को। तो अगर वो एस्ट्रोलॉजी में जो पर्सन भी बिलीव करता है, जो भी एस्ट्रोलॉजर से मिलता है जी, अगर एस्ट्रोलॉजर उनको क्लियर करता है, तो जब अपन लोग अप्लाई ही नहीं करेंगे किसी चीज को। आपने मेरे से पूछा कि कंचन में मेरी हॉरोस्कोप बता दो, मैं आपको आपके जो डू एंड डन्स है वो क्लियर करूंगी, डोंट्स क्लियर करूंगी। अगर आप डोंट्स वाली चीजों को अप्लाई करोगे तो उसमें मेरा तो कसूर नहीं है। इसी तरह अगर ये लोग जो सेलिब्रिटीज हैं, अगर इनके डिवोर्सेस हो रहे हैं, तो उसका रीजन ये नहीं है कि उनको सही एस्ट्रोलॉजर नहीं मिलता, लेकिन हम लोगों ने अपना कल्चर ही इस तरह डेवलप कर रखा है। बिल्कुल, कि हम लोग इस चीज को, अगर ये लोग सोचते ही नहीं है कि हो गया तो हो गया, आज एक पत्नी है कल दूसरी आ जाएगी, कोई बात नहीं, आज एक के साथ है कल दूसरे के साथ रिलेशन में है, कोई फर्क नहीं। मतलब इनका एक कल्चर ही इस तरह का, क्योंकि स्टार है ना, शाइनी है, तो वो उन्होंने चमकना है, उन्हें सिर्फ दिखना है, उनको दिखावा चाहिए। बैक एंड में जितना मर्जी पेन है चलता चला जाएगा। ये प्रॉब्लम है इनकी लाइफ की। समझ गया, समझ रहा हूँ मैं। यहाँ एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजी की गलती नहीं है। नहीं, गलती की बात नहीं है, मैं जस्ट ये कह समझ गई आपकी बात। उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। मैं बताता हूँ, अगर मान लो एस्ट्रोलॉजर उनको बता भी देंगे ना जी, वो नहीं मानेंगे। वो इसलिए नहीं मानेंगे, वो सिर्फ जब एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं ना, ये तलाक होना, नेक्स्ट मैरिज होना, ये उनके कल्चर का नॉर्मल हिस्सा है। इसको वो बड़ा इशू नहीं मानते हैं। हम लोग मानते हैं, लेकिन वो नहीं मानते हैं। लेकिन वो मानते किस चीज को है? हमारा गेन होना, फाइनेंस और हमारे नेम एंड फेम के। तो वहां पे वो एस्ट्रोलॉजी में जरूरत से ज्यादा बिलीव कर जाते हैं। अब आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन किसी टाइम बहुत ही ज्यादा माइनस कंडीशन में चले गए थे जी, तो नेचुरली उन्होंने एस्ट्रोलॉजी का सहारा लिया। एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेके उन्होंने स्टोन वगैरह वियर किए, उपाय किए, अपने कुछ रेमेडीज को अप्लाई किया। नीलम भी पहना था, बड़ा हाईलाइट हुआ था, मैगजीन में भी आया था। तो उसके बाद धीरे धीरे वो गेन करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो आज 3500 करोड़ के मालिक है, उनकी कंपनी 3500 करोड़ के करीब की है। तो कहाँ पे वो बैंक करप्ट हो गए थे, तो आज दोबारा फिर जो है वो गेन कर गए। तो ये जो जितने भी सेलिब्रिटी हैं, ये अपनी मैरिज लाइफ से रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी में नहीं जाते। इनका फोकस होता है हम अपनी लाइफ में अच्छी अचीवमेंट अकॉर्डिंग टू फाइनेंस, अकॉर्डिंग टू नेम, दोनों में, तब जाके एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं, अदरवाइज नहीं जाते। गॉट इट। अच्छा, हम रिलेशनशिप में स्ट्रगल्स की बात कर रहे थे, तो हमें हमारे आइडल याद आते हैं भगवान श्री राम। तो वहाँ पे अगर आप बताइए कि उनकी लाइफ जो हमने देखी है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स और फिर रिलेशनशिप
रिलेशनशिप में तो नहीं, लेकिन बाद में जब आए हैं ना, स्ट्रगल हुआ फिर बाद में भी। तो आप लोग बताइए कि उनके चार्ट्स क्या अवेलेबल, मुझे तो पहले पता ही नहीं कि उनके चार्ट्स हैं अवेलेबल या नहीं है। अगर हैं तो उनमें भी था एनालाइज कि ये होने ही वाला है उनकी कुंडली में। देखो, गूगल पे जो इनका चार्ट अवेलेबल है वो कर्क लगन का है। अच्छा। तो नेचुरली ये खाली गूगल पे नहीं, अलग अलग जो है मतलब शास्त्र हैं वहाँ पे, जहाँ पे हम मतलब इनकी कुंडलियाँ दी होती हैं, तो वहाँ पे भी जो है वो कर्क लगन ही अप्लाई होता है। तो उसके मुताबिक देखा जाए तो इनके कर्क लगन होने की वजह से सबसे पहला बेस्ट पॉइंट तो ये है कि कर्क लगन अपने आप में बहुत बड़ा बढ़िया लगन है। अगर उसमें चंद्रमा बैठ जाए स्वयं राशि का, यानी हो गया, तो इनका कर्क लगन भी है और कर्क राशि भी है राम जी की। तीसरी कंडीशन क्या हुई, इनके लगन में जो है वो बृहस्पति साथ बैठे थे। तो जब भी चंद्रमा की राशि में बृहस्पति आ जाते हैं ना जी, तो बृहस्पति उच्च की हो जाते हैं। तो इनकी कुंडली में सबसे पहला योग क्या बना कि इनके लगन में चंद्रमा के साथ बृहस्पति का होना, पहला उच्च प्लेनेट जो है वो बृहस्पति इनके लगन में बैठ गए। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हुई, राहु इनकी कुंडली के तीसरे हाउस में जाके बैठे, तो वो भी बेटर पॉइंट में थे। तीसरी कंडीशन जो बनती है शनि इनकी कुंडली के चौथे हाउस में तुला राशि में उच्च के होके बैठ गए। मंगल इनकी कुंडली के 7वें घर में उच्च के होके बैठ गए। शुक्र इनकी कुंडली में 9वें भाव में जो है वो बेटर कंडीशन में। उसके बाद सूर्य जो पूरा राजा एक तरह का हम मानते हैं, तो सूर्य को राजा का प्रतिनिधि माना गया है जी। तो सूर्य इनकी कुंडली के 10वें भाव में मेष राशि में उच्च के होके बैठ गए। अब इनकी कुंडली में इतने ग्रह उच्च की होने के बावजूद तो इनका जन्म इतने ग्रहों उच्च के ग्रहों में होने से ही इनको जो है आज तक दुनिया में हर तरह का मान सम्मान मिला। लेकिन चौथे घर में बैठे हुए शनि विच्छेदन योग पैदा कर देते हैं। 7वें भाव में बैठे हुए मंगल विच्छेदन योग पैदा कर देते हैं। तो इन ग्रहों का कॉम्बिनेशन जितना बेटर था वो इनके अपने लेवल पे बेटर था, लेकिन इनकी लाइफ का जो स्ट्रगल था, जिसमें पहले इनको 14 साल का वनवास हुआ, फिर उसके बाद मान लो राजपाट मिला, पहले अपना वनवास के बाद पत्नी की परेशानी जो है मतलब सीता मैया जी की परेशानी जो है इनको जब देखनी पड़ी, उसकी वजह से इन्होंने जो है रावण का वध किया। ठीक है, उसके बाद जब सारा कुछ ओके हो गया फिर घर आए, फिर इन्होंने सीता मैया को जो है छोड़ना पड़ा इनको। ठीक है, चाहे वो किसी के कहने पे छोड़ना पड़ा, समाज के अकॉर्डिंग। चतुर्भाव जो है उसके 7वें भाव का मैंने आगे भी आपको डिटेल दी। चतुर्भाव में शनि था और 7वें भाव में उच्च का मंगल था। शनि भी उच्च का और मंगल भी उच्च का। तो इन्होंने सुख तो दिया लेकिन ना मात्र दिया, विच्छेदन योग ज्यादा पैदा कर दिए। विच्छेदन का मतलब होता है दूरियां पैदा। तो देखा जाए पहले घर से दूरी हो गई, राजपाट से दूरी हो गई। राजपाट सुबह मिलने वाला था, शाम को क्लियर हो गया कि जाओ जी आप 14 साल के लिए वनवास पे जाओ। तो 14 साल के बाद जब राजपाट मिला तो पत्नी दूर हो गई। तो इस कंडीशन में जब पत्नी की स्थिति मिलने के लिए आई, एक वक्त आया कि पत्नी का संयोग बना, तो बच्चों की वजह से बना, तो पत्नी दुनिया से चली गई। उन्होंने धरती में अपने आप को संभाल लिया। तो क्या इनकी लाइफ में जो ये स्ट्रगल आया था, अगर उसके प्लेनेट अगर हमको बेनिफिट देते भी है ना, तो किसी एंगल पे लाइफ को स्पाइल भी करते हैं, लाइफ में स्ट्रगल भी लाते हैं। तो राम जी की कुंडली में ये स्ट्रगल इतने आए, उनके कारण जो है ना ये उच्च के प्लेनेट भी बनते हैं। कहते हैं अगर लगन में बृहस्पति उच्च का बैठ जाए तो सेल्फ जो है, सेल्फ का जो सुख है, जो सेल्फ को मिलने वाली मतलब जितनी भी क्वालिटीज है, जो अपने को फैसिलिटीज है, उस सब का नाश कर देता है। और बृहस्पति जिस भाव में बैठता है उस भाव का नाश कर देता है। और इनके लगन में बैठा हुआ बृहस्पति था और वो भी उच्च का था, तो उसने नाश कर दिया। लेकिन चंद्रमा साथ में था, तो चंद्रमा ने जो है
सूर्य ने उच्च के ने, ठीक है ना, वो प्रसिद्धि बहुत दे दी, मिला भी बहुत कुछ, लेकिन जीवन को एक संघर्षफुल लाइफ जीने के बाद, ठीक है, कंपैरिजन करे तो पलड़ा दोनों तरफ था, मिला भी और नहीं। समझ गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम रही। मतलब वो तो एक फिगर आउट किया है आम इंसान के लिए कि जहाँ भगवान को इतना स्ट्रगल किया उन्होंने अपनी लाइफ में, तो हम इंसान तो क्या चीज़ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जो ज्योतिष के जितने भी नियम हैं वो सारे इनकी कुंडली में एज यूजुअल अप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि जैसे अभी प्रदीप जी बता रहे हैं कि 7वें घर में उच्च के मंगल बैठे हुए थे, तो उच्च के मंगल जैसे हम लोग मानते हैं कि 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में जब भी मंगल आ जाता है तो वो मांगलिक बन जाता है। लेकिन अलग अलग भाव में मांगलिक होने से अलग अलग दोष पैदा होते हैं। अब सप्तम स्थान में जब उच्च का मंगल आ गया तो उसने सप्तम स्थान का ही दोष पैदा करना था, और सप्तम भाव है लाइफ पार्टनर, और उनसे सारी लाइफ ही उनकी एक तरह दुख भरी रही है। ढंग से तो एक साथ वो जिए तो खुशी से रहे ही नहीं। बिल्कुल, ये चीज़ है। अच्छा, हम कुंडली का एनालाइज कर रहे हैं, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, बहुत सारे लोगों की बात करें। अगर मैंने जो पॉडकास्ट से पहले आपको कुंडली दी थी अपनी खुद की, और ये हमारा आपको चैलेंज भी होने वाला है, आप बताइए मेरी कुंडली के बारे में, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, क्या है मेरी कुंडली में। चार्ट बनाया है, तो मैं एनालाइज करके आपको बताता हूँ कुछ चीजें। आपने जो मेरे को डेट ऑफ बर्थ दी थी जी, वो 18/6/1998 जी, शाम को, मतलब 1947 का टाइम, और प्लेस ऑफ बर्थ रायपुरा। 1945 1947 45 या 47, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें कोई इतनी बड़ी 2 मिनट में जो है ना, आपका लगन स्ट्रोंग है, लगन 2 strong मिनट है। में चेंज नहीं आता। थोड़ा बहुत जो है हल्का पॉइंट अगर चेंज आएगा तो वो पीछे वाली कुंडलियों में आएगा, ठीक है। वहां पे हम नहीं जाते, हम सिर्फ लगन को, गोचर को, और आपके नमाश को, और आपकी जो है कुंडली में षोडश वर्ग को, ठीक है, के साथ साथ मतलब इन चीजों को ध्यान में देखते हैं। तो आपका लगन धनु है, धनु लगन का स्वामी जो है वो बृहस्पति है। तो बृहस्पति आपकी कुंडली में खुद की ही राशि में चतुर्भाव में बृहस्पति और चंद्रमा दोनों अच्छी कंडीशन में चौथे घर में बैठे। ओके। अब चंद्रमा के साथ बृहस्पति का योग जो है चतुर्भाव में, ये बेटर है। ये सीधा अपनी पंचम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को, सप्तम दृष्टि से आपके प्रोफेशन हाउस को, और नवम दृष्टि से आपके व्यय हाउस को ये देखता है। तो जहां पे बृहस्पति बैठता है उस घर का नाश करता है। जैसे मैंने अभी राम जी की कुंडली में बताया था भी, चंद्र और बृहस्पति लगन में बैठे हैं, लेकिन आपके चतुर्भाव में बैठे हैं। तो आपको टू बी क्लियर कर दूं, अकॉर्डिंग टू अपनी पर्सनल फैमिली में अगर आप बैठते हो ना, तो वहां का सुख आपको बृहस्पति कम लेने देते। अच्छा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो आपको अपनी लाइफ में जो है ना स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा। ये नहीं है भी आपके चाचा जी ने, फादर ने, ताया जी ने आपके लिए अच्छा सारा कुछ छोड़ दिया, लो बेटा ऐश करो जिंदगी में, ये इतना पड़ा है, आपको जो है ना ज्यादा अपना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्या मेरी बात गलत है या सही है? नहीं, ये सही है। बाप दादा जिसको हम बोलते हैं वो इतना नहीं छोड़ेंगे आपके लिए, आपको खुद ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन, आपकी कुंडली में क्या बना, शनि और शुक्र का योग बेटर है, लेकिन वो पंचम भाव में है। वहां पे एक कंडीशन होगी, शनि नीच का हो गया। ओके। अब आपकी बुद्धि जो है ना, शुक्र और शनि पंचम भाव में, मैंने आपको क्या बोला था, बिल गेट्स की कुंडली में भी शुक्र और शनि पंचम भाव में है। ठीक है। तो आपकी कुंडली में भी है, लेकिन उनके कंपैरिजन आपके प्लेनेट और उनके प्लेनेट सेम है, लेकिन फर्क क्या पड़ गया, आपका शनि नीच का है, उनका नीच का नहीं। लेकिन फिर भी आपके लिए यहाँ पे शनि और शुक्र का नीच के होने के बाद भी
आपको बेनिफिट देंगे, लेकिन शनि अपनी एक टाइम पीरियड को क्लियर करेगा। जैसे मान लीजिए शनि का टाइम पीरियड 30 से 33 साल के बाद शुरू होता है। तो इस वक्त आपकी एज क्या हो गई? 26 27। तो मैंने क्या बोला? 30 से 33 साल। तो जब 30 साल आप क्रॉस करोगे और 33 साल का पीरियड टोटल क्रॉस कर जाओगे, तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा गेन होगा। और इसका एग्जाम्पल अगर आप अभी से ही देखना चाहते हो, जैसे कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो शुक्र और शनि अगर पंचम भाव में हो, तो ऐसे पर्सन को अपनी जिंदगी में अपने फ्रेंड सर्कल में जाके अपनी पॉकेट से उनको खिलाना पिलाना चाहिए, फ्रेंड्स को जिसे हम लोग कह देते हैं गेट टुगेदर पार्टीज करना। जैसे मान लीजिए हम आपके फ्रेंड हैं, आपने हमें अपने घर पे बुला लिया डिनर के लिए, ठीक है, गेट टुगेदर कर लिए हमारे साथ, फ्रेंड सर्कल के ऊपर स्पेंड कर दिया। तो जितना अगर आप मान लीजिए अपने धीरे धीरे अपनी मतलब जितनी पॉकेट अलाउ करती है उसके हिसाब से एक बार धीरे धीरे करके देखिए। एग्जाम्पल के लिए पहले एक के साथ करिए, फिर दूसरे का, फिर तीसरे। तो उन दिनों में अपनी लाइफ में अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियली कंडीशन कितनी सुधरती है, ये आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ये मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा, मुझे ना, क्योंकि हमारे पास एस्ट्रोलॉजर्स आते रहते हैं, तो हर कोई आकर मुझे कुछ ना कुछ तो बताता ही है। तो मुझे किसी ने बोला भी था कि तुम जितना स्पेंड करोगे ना, तुम उतना गेन करोगे जिंदगी में। पता नहीं किस एंगल से बोला था, लेकिन उन्होंने सब कुछ लेके ही बोला था। तो ये उन्होंने बोला बिल गेट्स की कुंडली में जो आपकी कुंडली के बराबर का योग जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन उसमें क्या था, उनका नीच का शनि नहीं आपका है, तो उसका प्रभाव अलग हो गया, ठीक है ना। तो बिल गेट्स भी जो है ना, वो गेट टुगेदर इतनी ज्यादा करता है। अगर आप स्टडी करना चाहो तो बैक एंड पे जाके गूगल पे आप देखो वो अपने एम्प्लॉइज के ऊपर कितना स्पेंड करता है, कितना खर्चा करता है। जैसे आपका एक नंबर यानी मेष में शनि आ गया तो नीच का हो गया, उनके वही 5th हाउस में मकर राशि है, शनि अपने घर का है, उनका बुध राहु लगन में है जो उनको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कर गया। अब दूसरा पॉइंट उनसे आपका क्या मैच हो रहा है कि आपका 7वें घर में बुध आ गया। अच्छा, दशमेश जब 7वें स्थान में पहुंच जाता है तो वो टेक्निकली कम्युनिकेशन इन चीजों में आपको ग्रोथ देता है। ठीक है, मतलब आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका टेक्निकल स्किल्स, ये आपको लाइफ में बहुत ग्रोथ देते हैं। बस आपको एक जैसे रेमेडी समझ लीजिए कि फ्रेंड्स के ऊपर स्पेंड करना शुरू कर दीजिए, आपको ग्रोथ दिखेगा। दिक्कत ये है कि हमारे फ्रेंड ही नहीं है। बनाओ वही तो चीज है ना, अभी नहीं लेकिन आफ्टर 30 या 33 के बाद बनने शुरू हो जाएंगे। उसका एक लॉजिक और भी है। आपको एक चीज और क्लियर कर दूं जी, शनि जब भी कुंडली के मतलब आगे वाले घरों में, ठीक है, आता है, जैसे आपके इस वक्त मीन राशि में चतुर्भाव में चल रहा है और ये 29 मार्च 2025 के दिन आया। अब यहाँ पे शनि राहु के साथ कॉम्बिनेशन में है, तो यहाँ से शनि जो है वो राहु के साथ कॉम्बिनेशन को जो है तोड़ने के बाद अकेला शनि जब यहाँ रहेगा, तो यहाँ से चलता हुआ शनि 2.5 ईयर, फिर उसके बाद 5th हाउस में जब आपका बर्थ हुआ था तब वापस वहां पे आएगा, तो वो 30 साल पूरे करवाएगा आपके, तो 2.5 ईयर वो हो गए। तो जब वो 6th हाउस में आएगा तो 2.5 ईयर हो, आने वाले 7.5 साल आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। लेकिन जो स्टंट आपने करंट जो मतलब 2.5 साल है ना, इसमें अगर फ्रेंड सर्कल का अगर योग बना के अगर आप चलते हो तो थोड़ी मूवमेंट फास्ट हो जाएगी, नहीं तो मूवमेंट तो होगी, डन होगी। ठीक है। और आज आप चाहे कागज से पेंसिल से मेरे से लिखवा लो, 7.5 साल में आपका नेम फेम फाइनेंस आज के मुकाबले से कई गुना ज्यादा होगा। और ये मैं रिटर्न के साथ लिख के दे सकता हूँ आपको क्लियर करने के लिए। नहीं, वो रिकॉर्ड हो गया ना, बस देखिए 7 साल बाद भी ये यूट्यूब पे होगा। लेकिन मैं बात तो वही आ गई ना जी, आपको फील कब होगा? आफ्टर 7 ईयर आप कहोगे भी उन्होंने बोला था और एक्चुअल क्लियर था। और ये मैं नहीं कहता था, आप गूगल के ऊपर सर्च कर लीजिए। शनि जब भी चतुर्थ से पंचम, पंचम से षष्ठ भाव में आएगा तो वहां पे आपको जो है ना वो अच्छा गेन कराएगा। कोई प्रॉपर्टी लेने की प्रेजेंट टाइम
कोई प्रॉपर्टी बनाने की प्रेजेंट टाइम को सोच चल रही है इस वक्त? हाँ हो गया वो हो गया कुछ नहीं करवा, इसको मेंटेन करोगे आप और बढ़ाओगे, बड़ी करोगे, उसके ऊपर हो सकता है बिल्डिंग बनाने के लिए और स्पेंड करो तो ये योग बनेंगे। तो ये चीजें जो है ना आपकी कुंडली में। हाँ एक और चीज है, हो सकता है जिस एस्ट्रोलॉजर को आप पहले मिले हो या मतलब मेरे से बात हो रही है तो आपके कुंडली के 3rd हाउस में केतु और 9th हाउस में राहु है, तो इसके अंडर सारे प्लेनेट हैं। अच्छा तो यहाँ पे क्या है, आपकी कुंडली में एक तरह का काल सर्प योग है। ठीक है। हालांकि कुछ शास्त्र मत कहता है काल सर्प नहीं होता, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी के 30 सालों का एक्सपीरियंस जो मेरा कंटिन्यू जी, रहा जी। है उसमें मैंने देखा है भी काल सर्प के दोष से आदमी को लाइफ में जरूरत से ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और आपकी जो है वो 3rd हाउस में केतु है और केतु जहाँ बैठता है वो संकुच कर देता है। और तीसरा घर जो है ना वो आपका किस चीज का है, आपकी भाई का, आपके फ्रेंड सर्कल का, आपके रिलेशन का। लेकिन जहाँ पर केतु बैठता है ना उसको संकुच कर देता है, छोटा कर देता है। वही बात आ गई, आप कह रहे हो मेरे फ्रेंड नहीं है, तो ये चीजें जो है वो संकुच करता है और राहु वाइड करता है। तो आपकी कुंडली में शुक्र जो ग्रह है वो आपके 11th हाउस का मालिक। तो 11th हाउस जो है, पिछले पॉडकास्ट में मैंने आपको बताया था अभी रावण के पुत्र जी मेघनाथ को रावण ने जब पैदा किया था तो 11वें घर में सारे ग्रह बिठाना चाहता था। अच्छा 11वां घर अच्छा होता है, ठीक है। तो आपकी कुंडली में 11वें घर में ग्रह तो नहीं है, लेकिन 11वें घर की दशा 2020 में स्टार्ट हुई जिसे हम शुक्र की दशा बोलते हैं। तो शुक्र की दशा जो है 2020 से स्टार्ट होके 20 साल की रहती है, तो ये 2040 तक रहेगी। अच्छा तो ये 2040 तक रहने पर शुक्र की दशा आदमी को जिंदगी में हर तरह का लग्जरी सुख, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, हर तरह से जो है ना सुख देती है। और मैं अगेन यहाँ पे से रोकना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ये बात भी पहले किसी ने बोली है और उन्होंने कुछ ऐसे कॉन्फिडेंस से बोला था कि तेरी ज़िंदगी में जो अच्छा टाइम स्टार्ट हुआ है वो 2020 के बाद हुआ है। बोल सच है या नहीं? मैंने कहा सच है क्योंकि ये सच बात है। क्योंकि शुक्र की महादशा की वो चीज है कि वो ऊपर से वो आपके 11th हाउस का ओनर है, तो नेचुरली है ना वो पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब ये जो 20 इयर्स है ना, देखिए सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन एक चीज हो गया ना, शुक्र की दशा चल रही है, बाय बर्थ शुक्र जो है वो शनि के साथ बैठा हुआ है, शनि का घनिष्ठ मित्र है। शनि अपने एक चौथे घर में आपकी क्रॉसिंग कर रहा है गोचर में, तो शनि भी शुक्र के साथ में मिलके आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। लेकिन शनि की एक लिमिटेशन है जो मैंने आपको अभी बताई भी 30 साल जी। तो अब देखा जाए तो 2020 के बाद 5 सालों में यानी आफ्टर कोरोना के बाद आपकी लाइफ में चेंजिंग आई है, तो नेचुरली वो चेंजिंग आई है। लेकिन आगे अभी तक देखा जाए तो 15 साल पेंडिंग पड़े हैं, अब 2025 चल रहा है। तो शनि जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे आगे कंडीशन लेके जाएगा, शुक्र अपनी स्थिति पैदा करेगा और जैसे शुक्र बढ़ेगा तो वो आपकी लाइफ को ऐसा गेन करेगा, अपनी लाइफ में आप आने वाले 15 सालों में हर चीज अचीव कर चुके होंगे। इसमें लग्जरी लाइफ जो है वो टोटल होगी। इसमें हम ये नहीं कहेंगे मतलब ये अकेली चीज है, इसमें आपकी बिल्डिंग, आपका मकान, कोठीनुमा जिसे हम बोलते हैं, आपकी गाड़ी, और एक गाड़ी अच्छी, ये नहीं है कि नॉर्मल गाड़ी, एक अच्छी लग्जरियस गाड़ी, और इन चीजों के ऊपर अच्छा स्पेंड करोगे और आपके लिए ये फैसिलिटी जो है ना वो कंटिन्यू रहेगी। योग अच्छे हैं, कुंडली मतलब हम ये नहीं कहेंगे मतलब कमजोर है या मतलब माड़ी जिसको हम बोला जाता है वो नहीं है, कुंडली अच्छी है। हाँ आप सिर्फ जो है ना, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, वेट एंड वॉच सिर्फ ओनली 2.5 ईयर। ठीक है।
आप अच्छी गेनिंग में जाओगे, और रिटर्न कहो तो मैं लिख के आपको पहले ही बोल नहीं, वो 2032 में मैं ये वीडियो देख रहा हूँ ना, इनफैक्ट मैं Actually. यही सेशन यही पार्ट देख रहा हूँ, और फिर मैं नीचे कमेंट करूंगा कि भाई ये हुआ या नहीं हुआ। सही है। ठीक है, 2032 में अपन देखेंगे। वीडियो तो हटेगी नहीं, वीडियो हाँ, तो पड़ी रहेगी। तभी मैं कह रहा हूँ इसके नीचे कमेंट, लोग मेरा कमेंट देखेंगे उस टाइम। ठीक है, अच्छा आपने अच्छी चीज़ें तो बताई, कुछ जो बुरा है वो भी बताइए। देखिए यहाँ पे कुछ भी बुरा नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के जी आपको थोड़ा सा मैं तरक करता हूँ जी, अकॉर्डिंग दैट वेडिंग पॉइंट पे। ठीक है। आपको अपनी जो वेडिंग लाइफ है ना, हाँ, उसको थोड़ा सा संभाल के सिस्टम से लेके चलना होगा। ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम आएगी उनको टैकल करके चलना पड़ेगा। ये चीज है, अदरवाइज कोई चीज माइनस नहीं। ठीक है, गॉट इट। क्योंकि सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन आपके 7th हाउस में है, और कहते हैं अगर सूर्य 7th हाउस में बैठा हो और उसके बिल्कुल द्विद्वादश योग में मंगल बैठ जाए, और मंगल के द्विद्वादश योग में शुक्र शनि बैठ जाए, और शुक्र के द्विद्वादश योग में चंद्र और बृहस्पति बैठ जाए, और चंद्र और बृहस्पति के द्विद्वादश योग में केतु बैठ जाए ना, तो बैड इफेक्ट 7th हाउस से शुरू हुआ है। तो 7th हाउस जो होता है वो लाइफ पार्टनर होता है। तो लाइफ पार्टनर की स्थिति में वो मैरिज लाइफ हो गई, तो वहां पे आपको थोड़ा सा सिक्योर होके चलना है, अदरवाइज बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अच्छा, मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे मुझे किसी चलते पॉडकास्ट में ये भी बोला गया था कि भाई तुम्हारे अंदर जिन है, राइट, भूत है, प्रेत है, तो मुझे आप ये बताइए कि कुंडली क्या ये बता सकते हैं कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, वशीकरण हुआ है, काइंड ऑफ? चीज क्लियर कर दूं, ब्लैक मैजिक, जिन या ये चीजें उन लोगों की कुंडली में होती हैं जिन लोगों की कुंडली में चंद्र लगन या लगन दोनों कमजोर अवस्था में हो। अगर मान लीजिए मेरी कुंडली में चंद्र लगन, चंद्र राशि जो मतलब जिस लगन में जितनी डिग्री होती है उसकी, या लगन जिसकी डिग्री काउंट करते हैं, जितनी कमजोर अवस्था में होगा उस आदमी को ब्लैक मैजिक भी जल्दी होगा। नेचुरली कोई थोड़ा सा भी उनके ऊपर नजर का दोष डालना चाहे तो वो भी होगा, ठीक है ना। और बाकी बात रहेगी जिन की, नथिंग सर, ऐसी कोई चीज नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। दूसरी बात, लगन आपका बेटर पोजीशन में है, ना तो आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक, ना ही आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया चल सकती है, ना ही आपके ऊपर कोई नजर दोष होगा। लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें तो ये कुंडली, ये भी हमें कुंडली या जो ये चार्ट्स होते हैं जब आप चेक करते हो वहाँ पे ये पता लगता है कि ब्लैक मैजिक हो सकता है इवन, या तांत्रिक क्रिया हो सकती है आपके आने वाले टाइम। जितना लगन कमजोर होगा उतना ज्यादा होगा। अच्छा, वो चांसेस ज्यादा है। लीजिए मैं आपके घर के पास से गुजरा, क्या मैंने आपको देखा या आपसे मिला, तो मैंने कहा यार संजय जी जो है ना काफी बेस्ट कर रहे हैं, तो इतनी सी नजर लग गई हो। लगन आपका स्ट्रॉन्ग है, चंद्र लगन भी स्ट्रॉन्ग है, जिसका वो वीक होगा, यहाँ पे जिसका वीक होगा उसको जल्दी लगेगी, उसको जल्दी लगेगी, उसको लगता है ज्यादा। आपका वीक नहीं है, आपका वीक नहीं। आपको मैं आपकी कुंडली में बता दूं, अघोरी साधुओं का लगन इतना स्ट्रॉन्ग होता है, वो जलती हुई लाश के ऊपर बैठ जाते हैं। तो मेरे को एक चीज बताइए, जो इंसान जलती हुई लाश के ऊपर बैठ के वहां पे क्रिया करने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसका माइंड सेटअप कितना स्ट्रॉन्ग होगा। बिल्कुल। तो उनका लगन स्ट्रॉन्ग होता है, तभी वो उनका हठ योग बन जाता है। वो हठ योग में जो है ना, वो यहाँ से चलते हैं और पहाड़ों में पूरी बर्फ में जाके बिल्कुल बिना कपड़ों के बैठ जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर उनका लगन कमजोर होगा, तो जिस पर्सन का लगन कमजोर होगा वो घोड़ी नहीं बन सकता कभी भी, क्योंकि उसके लिए ना तो वो ठंड सहन कर पाएगा, ना वो गर्मी सहन कर पाएगा, ना वो किसी की नजर सहन कर पाएगा, ना वो तांत्रिक अतंत्र क्रिया किसी की सहन कर पाएगा। तो आपकी कुंडली में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप जो बता गया मैं उनके बारे में ज्यादा कमेंट्स नहीं करूंगा, लेकिन आपकी कुंडली में ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, अगर सर हम बॉलीवुड की बात करें, ठीक है, और हम बहुत स्टार्स देखते हैं, ठीक है, बॉलीवुड के स्टार देखते हैं, तो अगर मैं आपको 3 नाम देता हूँ, ठीक है, आप लोग बताइए कि उनके
लिए क्या चांसेस हैं उनके बड़े स्टार बनने के? जैसे हमने सलमान खान वो सब तो देख लिया, अब जो नेक्स्ट स्टार्स होने वाले हैं वो कौन होने वाले हैं? जैसे रणबीर कपूर, विक्की कौशल, ये दो नाम मेरे माइंड में आ रहे हैं, या इसके अलावा कोई और भी जो अभी आपको लगता है कि नेक्स्ट स्टार बनेगा जिसका बहुत ज़्यादा नाम होगा? कंपैरेटिवली अगर हम करें शाहरुख खान, सलमान खान, इतना नाम होगा? देखो मतलब जो विकी कौशल या रणबीर कपूर हैं, ये रन आउट में अच्छे चलेंगे। मतलब जो इनकी मार्केट है वो अच्छी चल रही है, लेकिन अगर हम लोग इनको कंपेयर करें शाहरुख खान से, तो वहां तक इन दोनों में से कोई नहीं पहुंचता। अभी आने वाली आगे जो नए कोई भी नए जो मॉडल्स आ रहे हैं या नए हीरोज आ रहे हैं, उनमें से कोई उभरेगा। अभी जो रिसेंट जितने भी चल रहे हैं, ये कोई भी अभी शाहरुख या सलमान को बीट करने वाला नहीं है। मतलब आपने जैसे ये जो दो नाम दिए हैं, इनकी होरोस्कोप एक अच्छे मतलब स्टार की है, सुपरस्टार की नहीं। सुपरस्टार नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक पिक्चर क्लियर कर दूं। अपने हिंदुस्तान को सुपरस्टार में अगर देखा जाए तो पहले राजेश खन्ना जी मिले थे जी, उसके बाद चलो और भी मिले, अमिताभ बच्चन जी भी मिले, हाँ ठीक है ना जी। अमिताभ बच्चन जी के बाद अगर मान लो चलो नेक्स्ट अब अभी का कैलकुलेट करें तो शाहरुख खान हो गया जी, सलमान खान हो गया, ठीक हाँ। है ना जी। लेकिन मेरी एक कैलकुलेशन कहती है कि स्टार की कैलकुलेशन और स्टार शुक्र की कैलकुलेशन दोनों को बताता हूँ मैं जी, जल्दी तो नहीं, हिंदुस्तान को कोई स्टार मिलने वाला नहीं है अभी नेक्स्ट। स्टार। तो कम से कम मैं इतनी कैलकुलेशन के साथ आपको क्लियर कर दूं कि आने वाले 5 सालों तक तो मिलने वाला है। और आई थिंक ये दिख भी रहा है कि बहुत आ तो रहे हैं लेकिन कुछ बन नहीं रहा है, कुछ एक दो मूवी के बाद निकल जा रहे हैं वो। यही हो ये जब बृहस्पति का अतिचारी योग चल रहा है और ये स्टार्ट हो रहा है और ये 8 साल के लिए आ रहा है, तो बृहस्पति का जो पीरियड है ना, वहाँ पे शुक्र के साथ इसकी जो है ना, मतलब एक तरह से 36 का आंकड़ा होता है, ये दुश्मनी है। बृहस्पति देवताओं का ग्रह और शुक्र दैत्यों का, और बृहस्पति का पीरियड 8 साल के लिए आ रहा है, तो वहां पे मैंने आपको 5 साल बताए हैं। 5 साल तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा कोई। आफ्टर 5 ईयर कोई स्टैंड ले ले और वो सुपरस्टार की नीति में आ जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आने वाले 5 साल के लिए सुपरस्टार की रेस में कोई भी नहीं। ठीक है, चलिए हमने सेलिब्रिटीज़ की तो बात कर ली, लेकिन एक और आप मुझे चीज़ बताइए कि जैसे हम अक्सर देखते हैं कि जो होते हैं या होते हैं जिन्होंने बहुत मतलब एक लेवल ऑफ बहुत ज़्यादा अप लेवल का है ना, चोरी चकारी तो ठीक है फिर भी, लेकिन ये वाले तो इनके कुंडली या इनके चार्ट या इनके हॉरोस्कोप में ऐसे कौन से प्लेसमेंट्स एक जगह पे आ जाते हैं कि ये इतना गलत करने की सोच लेते हैं? ऐसा क्या होता है? देखो हमारी होरोस्कोप में ना 3 प्लैनेट्स हैं जिसे हम लोग नेगेटिव प्लैनेट्स का नाम दे देते हैं, शनि, राहु और केतु। जब ये 3 प्लैनेट 6, 8, 12 में आ जाए, इनका योग आपस में बन जाए या इनके साथ मंगल की किसी तरह से कटाक्ष आ जाए, जिसमें हमारी लैंग्वेज में दृष्टि दोष कह देते हैं, तो ऐसे में इन लोगों में की नेचर बढ़ जाती है। जैसे मान लो कि किसी कुंडली में शनि भी नीच का हो, मंगल भी नीच का हो और राहु भी नीच का आ जाए, या हमारी एक कॉमन थिंग होती है जैसे ट्रांसिट, जिसे हम लोग हमारी भाषा में गोचर कहते हैं। ठीक है, मतलब एक तो होता है कि हमारी होरोस्कोप होती है, वो तो होती है कि जब हमारा बर्थ हुआ उस टाइम का स्क्रीनशॉट, ठीक है, ठीक है। लेकिन जो डेली हर नैनो सेकंड प्लेनेट चल रहे हैं, हाँ जी, उसको हम लोग गोचर में टैली करते हैं। ठीक है। जब इन की कुंडली में बाय बर्थ राहु, शनि और केतु नेगेटिव स्थिति में रहेंगे, और जब मतलब दूसरी चीज आती है हमारी होरोस्कोप में दशा या अंतरदशा, वहां भी इनमें से किसी की दशा अंतरदशा चल रही है और साथ में गोचर में भी ये ग्रह बहुत गलत हो जाए, उस टाइम में ये लेवल हम लोग कह सकते हैं कि छोटे लेवल का उससे बड़ा या बहुत बुरी जो कर जाते हैं। एग्जाम्पल जो अभी चल रहा है वो 26/11 वाला जो है ना, तो ऐसे जो लोग हैं उनकी होरोस्कोप में एक ऐसा उस टाइम का कोई योग आया होता है जो उनके ब्रेन को इतना गलत बना देता है कि वो कुछ भी इंसानियत को कुचल के
खत्म कर देते हैं। मतलब चाहे वो किसी भी लेवल का है, चाहे वो रेप, चाहे वो आतंक है या कुछ भी है, तो वो जब उनका नेगेटिव प्लेनेट बाय बर्थ होगा, उसके साथ गोचर में उनके गलत आया होगा और साथ में उनकी दशा अंतरदशा बढ़ी होगी, तो वो उनको उस लेवल पर लेके चला जाता है। ठीक है। अच्छा, मेरे पास एक इंटरेस्टिंग माइंड में आ रहा है कि आपके पास कोई ऐसी कुंडली आई है, कोई अपने बच्चे की कुंडली लेकर आया हो और आपने बोला हो कि यार ये तो लग रहा है ये कुछ बड़ा ही करेगा, कुछ ऐसा आपके पास आया आज तक? हॉरोस्कोप तो रूटीन में आती हैं। देखिए रूटीन में ऐसी कुंडलियां आती हैं। जहाँ पे आपको पहले ही लग रहा हो कि ये कुछ गड़बड़ करेगा। हाँ, रूटीन में ऐसी कुंडलियां आ जाती हैं, लेकिन वो आती हैं हमारे पास तब जब बच्चा स्टडी में कुछ गलत कर रहा है। तो पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि बच्चा हमारा जो है ना अकॉर्डिंग दैट स्टडी जो है ना वो डिस्टर्ब चल रहा है, या मतलब इसका ध्यान नहीं जा रहा है, ये शरारतें बहुत करता है, या इसने क्या किया कि किसी को पेंसिल मार दी, किसी को इसने शॉर्पनर से काट दिया या कुछ कर दिया। तो हम देखते हैं भी इसकी कुंडली में ऐसे ऐसे योग बने हुए हैं, तो नेचुरली ये आइन फ्यूचर जाके जो है ना ये स्टडी तो नहीं करेगा, करेगा। अब में भी कैटेगरी आ जाती है। अगर मंगल शनि, अगर राहु शनि, अगर मान लीजिए राहु मंगल, अगर कुछ ऐसे प्लेनेट जो है, मंगल क्रूर है, मंगल क्रूर है और केतु जो है ना वो उससे भी ज्यादा क्रूर है, तो नेचुरली ऐसी कंडीशन को हम टैली करके उनको एडवाइस करते हैं कि अगर आप चाहो तो आपके बच्चे को आप जो है ना इन प्लेनेट की कंडीशन को कवर करते हुए आप इस तरह से इसको संभाल लीजिए। अगर अदरवाइज नहीं संभालोगे तो ये बच्चा जो है ना इन फ्यूचर में जाके ऐसी कंडीशन में जाएगा जहाँ पे आपका नेम और फेम दोनों और पैसा भी खराब होगा। अच्छा। तो ऐसी बहुत सी कुंडलियाँ आती हैं और हम बताते भी हैं। मतलब ये भी पहले पता किया जा सकता है। हाँ, मेरे को एक याद है, हमारे एक क्लाइंट थे जी, उनके बेटे की होरोस्कोप में एक योग इसी तरह से था। ठीक है। तो हमने उनको बोला था कि इवन देन किचन के जो नाइफ्स वगैरह भी है ना, हाँ, वो भी इसकी पहुंच से आप दूर रखना। और उनके पास लाइसेंस्ड गन थी। अच्छा। और एग्जाम्पल के मैं उनकी आपको दूंगी कि वो बच्चे ने एक दिन क्या शरारत की कि बेड के ड्रॉर में से गन निकाल ली और अपने स्कूल बैग में रख ली। उसका रीजन क्या था कि 2 दिन पहले टीचर ने उसको बहुत बुरी तरह डांटा था और उसके अंदर ऐसी मतलब इरिटेशन पॉइंट पैदा हो गया, वो गन उठा के और स्कूल में चला गया और स्कूल में जाने के बाद उसने वो गन निकाली, हालांकि वो गन अनलॉक थी, लॉक थी, लॉक थी, अनलॉक होती तो गड़बड़ हो जाती, अनलॉक मतलब लॉक थी तो गन तान दी, तो एक बार तो नेचुरली भूचाल हो ही गया वहां पे। तो वो कोई बंदा दूर का नहीं, मेरा फास्ट फ्रेंड का बेटा है। और आज भी जब मिलता है ना कहता अंकल आपने पहले जो बताया था ना उसके बाद कभी गलती नहीं हुई है। क्योंकि उनकी रेमेडीज उस तरीके से करवा दिए ना कि वो तो एक बहुत छोटी एज थी उस बच्चे की। सोचो कि उस एज में अगर उसने वो चीजें सोच ली तो वो आगे जाके क्या कुछ कर सकता था अगर उसको ना संभाल। अच्छा। और आज भी मिलता है। उस टाइम में वो फर्स्ट सेकंड क्लास में था। ठीक है। पापा गन उठाई और ऐसा कांड कर दिया। अगर गन चल जाती तो नेचुरली सारा ब्लेम फादर पे आता। तो हमारे पास कुंडलियां आती हैं, नो डाउट ऐसी कुंडलियां होती भी हैं। तो हम तो पेरेंट्स से कहते हैं अगर अपने बच्चे की स्टडी के लिए अगर मान लीजिए टैली करवाते तो इन चीजों को भी टैली करना जरूरी है। इन फ्यूचर में बच्चा कहाँ जाएगा। ठीक है, राइट। तो आजकल एक नया भी ट्रेंड है, मैं देख रहा हूँ कि नाम बहुत चेंज किए जा रहे हैं। ठीक है, उसमें न्यूमरोलॉजी आई थिंक होती है, राइट। तो न्यूमरोलॉजी में जो ये नाम चेंज हो रहे हैं तो एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा मायने रखते भी हैं या फिर ये इनका जो वेटेज है बहुत कम रहता है? इसके ऊपर आपको एक छोटी सी बात मैं खत्म करना चाहूंगा। नाम जो है ना चेंज करने से फॉर द टाइम जस्ट कोई 2 4 6 महीने साल 2 साल के लिए जी कुछ चेंजिंग महसूस कर सको आप, लेकिन उसके बाद फिर आप वहीं के वहीं आ जाओगे। ओके। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ
किसी आदमी ने ऋतिक रोशन की हम्म कुंडली में ऋतिक रोशन करवा दिया, हम्म नो डाउट एक दो क्रिश वगैरह फिल्म उसकी अच्छी चल गई, हम्म लेकिन आज क्या है आपको भी पता, दुनिया को भी पता, हम्म कोई फिल्म भी नहीं आ रही है। तो नाम के अगर अंदर स्पेलिंग को हम अगर मान लीजिए इनबिल्ट करके अगर हम उसकी मतलब फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी जो है एक बार तो अपना थोड़ा बहुत असर दिखा देगी, लेकिन लॉन्ग लाइफ जो है ना वो असर नहीं दिखा पाएगी। कुंडली के अंदर मैंने पिछली बार भी आपकी पॉडकास्ट पे जब बात हो रही थी तो हाथ की बात हुई थी कि हाथ की हस्त रेखाओं में जो है मतलब मैंने आपको बताया था अभी ये चेंज होती रहती हैं, लेकिन सबसे जो है ना माई बाप जिसको हम बोलते हैं वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जो आपने कैलकुलेट कर लिया, इससे आपको आज का नहीं आने वाले, जैसे मैंने आपको बताया 2020 में आपकी दशा शुरू हो चुकी है शुक्र की और 2040 तक रहेगी और इस पीरियड में 15 साल पेंडिंग पड़े हैं, तो आपके लिए इन फ्यूचर बेटर है ये 15 साल। तो यहाँ तक कि आगे भी जाया जा सकता है। तो ये हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दशाओं के और गोचर की पोजीशनों को टैली करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी सबका माई बाप है। तो आप ये कह रहे हो कि जो न्यूमरोलॉजी है उसका जो वेटेज है, उसका जो रिजल्ट है हैज सच इतना लॉन्ग टर्म के लिए इतना वैल्यूएबल नहीं है। मतलब जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो हमारा शास्त्र है, वैदिक शास्त्र, उसमें न्यूमरोलॉजी जस्ट एक छोटा सा पार्ट है। मतलब जो हमारे स्टार्स का इफेक्ट है वो नंबर जस्ट एक छोटा सा रोल अदा करते हैं। नेम चेंज करने से कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, समझ गया। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा राउंड करते हैं। आप लोगों को बतानी है, 1 लाइन राउंड रहेगा। ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना है। आपके अकॉर्डिंग जो सबसे लकी नंबर है वो कौन सा है? 6 और 9। ओके, और जो सबसे अनलकी नंबर है? 8। किन नंबर्स की लाइफ सबसे ज़्यादा टफ होती है? 4 और 8। 4 और 8 की। कौन सी राशि को डिवाइन ब्लेसिंग सबसे ज़्यादा मिलती है? एरिस यानी मेष। ठीक है, और आपके अकॉर्डिंग सबसे ताकतवर नक्षत्र कौन सा है? रोहिणी। रोहिणी। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस कौन सा होता है पूरे चार्ट में? 7th और 11th। ठीक है, वो कौन सा ग्रह है जो आपको राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है? शनि और राहु। ठीक है जी। अच्छा, तो हमने काफ़ी ज़्यादा बात की एस्ट्रोलॉजी के बारे में, उसमें पूरे एग्जाम्पल्स में आप हमें डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में बता रहे थे, लेकिन हम लोगों को जो नॉर्मल लोग हैं लेमन लैंग्वेज में अगर आप समझा पाओ जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, उनको आप हमें सिंपल शब्दों में बताइए फ्रॉम सन टू राहु कि क्या होते हैं और हम कैसे समझ सकते हैं इन्हें। पहली चीज तो सन टू राहु जैसे आपने वर्ड बोला तो प्लैनेट सिर्फ शनि तक हैं। अच्छा, सूर्य से शनि तक प्लैनेट है। ठीक है, राहु और केतु जो हैं वो छाया ग्रह हैं, वो प्लैनेट्स नहीं है। वो प्लैनेट्स ठीक है, हाँ, ठीक है ना। तो हम आपको एक कॉमन लेमन लैंग्वेज में एक शब्द बताऊंगी जो सूर्य है उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। रीजन बीइंग फादर, अच्छा, हेड ऑफ द फैमिली, वो सूर्य है। ठीक है, सेकंड नंबर पर हम लोग मानते हैं चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा माँ है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मंगल। मंगल जो है वो भाई है। अच्छा, उसके बाद आ गया बुध। बुध सिस्टर यानी बहन है। ठीक है, उसके बाद आ गया बृहस्पति, हाँ, वो है गुरु। और एक एंगल में हम उसको लाइफ पार्टनर के रूप में भी लेंगे, वो भी मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ नेक्स्ट पे। शुक्र जो है वो लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर। अब यहाँ पे मैंने अभी आपको पीछे बोला बृहस्पति, वो क्या है कि बृहस्पति और शुक्र दोनों लाइफ पार्टनर माने जाते हैं। रीजन कि जो हम लोग शादी का जो हम लोग फेरे लेते हैं या किसी भी स्पिरिचुअल तरीका जो हमारे अलग अलग धर्मों में है, उससे जब हम लोग पार्टनर बनते हैं तो वो एक धार्मिक कंसेप्ट आता है। जो हमारे दिल का रिश्ता जुड़ता है वो शुक्र से जुड़ता है। तो यहाँ पे जो विवाहिक जीवन का पार्टनर है वो बृहस्पति है और लव लाइफ का जो पार्टनर है वो शुक्र है। तो यहाँ पे दोनों में पार्टनर भी साथ में गिना जाता है। और जो शनि है वो पुत्र या पुत्री है। ये एक कॉमन लैंग्वेज
लैंग्वेज में समझा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा प्लेनेट आ गया बृहस्पति, क्योंकि एक तो वो गुरु है, दूसरा वो हमारे स्टार्स के अकॉर्डिंगली, हमारे रिश्तों के अकॉर्डिंगली दादा माना जाता है। हमारे बड़े जो बुजुर्ग हैं वो पितृ, वो बृहस्पति से काउंट होते हैं। तो उसके बाद सूर्य पिता, पुत्र शनि, मंगल भाई, बुध बहन, इस तरह आप लोग इनको समझ सकते हो। ठीक है, समझ गए। आपको एक चीज और बताता हूँ, जैसे आपको ये मतलब इन्होंने बताया कि सूर्य, बृहस्पति, ये शनि, जी। ये मतलब ये रिश्ते हाँ। काउंट करते हैं। हम्म। अगर मान लीजिए कॉमन किसी बंदे को पता चल जाए भी मेरा शनि खराब चल रहा है, हाँ। मेरा सूर्य खराब चल रहा है, मेरा चंद्रमा खराब चल रहा है, तो वो उस रिश्ते से अपने रिलेशन बेटर कर ले। जैसे मान लीजिए सूर्य को अच्छा करना है तो पिता से, हाँ। चंद्र को अच्छा करना मदर है तो से, माता की सेवा, मंगल को अच्छा करना है तो भाई से रिलेशन बेटर, बुध को अच्छा करना सिस्टर है से, तो बहन से, ऐसे सारे जो है ना अपने अगर रिलेशनों को वो बेटर करता है तो ज्यादा ना हम कह सकें 25% वो अपने प्लेनेट को पॉजिटिव कर सकते। अच्छा, मतलब ये सिंपल चीज़ है लेकिन इससे ये इफेक्टिव है। अगर आपको पता चल जाए कि आपकी कुंडली में बुध अच्छा करने से आपको बेनिफिट होगा, तो अपनी बहन से बना के रखो। अब चाहे वो व्यापार है, व्यापार बढ़ेगा, जितना व्यापार बढ़ेगा फाइनेंस उतना आएगा, जितना फाइनेंस आएगा उतनी लग्जरी आएगी, जितनी लग्जरी आएगी उतना जिंदगी में फैसिलिटी ऐसी है। बहुत से रील्स में, बहुत से एस्ट्रोलॉजर से आपने एक वर्डिंग सुनी होगी ना कि अगर शुक्र को अच्छा करना है तो अपनी गर्लफ्रेंड को या वाइफ को गिफ्ट दो। खाली गिफ्ट देने से कुछ नहीं होता, इमोशनली कॉम्बिनेशंस बढ़ाओ। वो लॉजिक यही होता है कि उनके साथ रिलेशन अच्छा करो। तो यहाँ पे आपने मतलब बहुत से एस्ट्रोलॉजर को, क्या मैंने 2-3 एस्ट्रोलॉजर को देखा, कहते जी अगर मान लीजिए आपने मतलब अपने पति का शुक्र बेटर करना है तो क्या कीजिए, अपने पति को शुक्रवार के दिन कार में बिठा के एक पैक जो है बना के शराब का उसको पिलाइए। अच्छा। तो मैं अगर वो ड्रिंक ही ना करता हो तो हाँ करता हूँ, तो जबरदस्ती करिए ना जी, बोल रहे हैं। ठीक है। तो मैं मतलब यही कहना चाहता हूँ उनको भी इस तरह तो जो है ना आप उनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये कोई उपाय नहीं है, बिल्कुल डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर मान लो आप अल्कोहलिक नहीं हो सर, तो मैं आपको बोलूं भी आप अल्कोहल लेना शुरू कर दिए, एक रेमेडीज बता दी मैंने, ठीक है ना, मैंने कुंडली तो टैली की नहीं। अगर आपके मान लीजिए षष्ठ भाव और अष्टम भाव में कुछ बुरे प्लैनेट बैठे हैं, आपने अल्कोहल लिया, आपका फैटी लीवर हो गया और उसके बाद किडनी की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, फिर आप क्या करोगे, लीवर और किडनी को लेके बैठे रहोगे। तो जो मतलब लेडीज ये एक पैक कार में बिठा के अपने पति को पिला रहे हैं, तो उनके कहने पे कर रहे हैं, वो कम से कम कुंडली को वॉच करवा लें। ये तो नहीं भी बाद में हॉस्पिटलों के चक्कर काटने पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेरे माइंड में ये आ रहा है कि अगर किसी का, आपने बोला कि उनके साथ रिलेशन अच्छे कर लो, लेकिन अगर किसी का ब्रदर ही नहीं है या सिस्टर ही नहीं है, उस केस में? ब्रदर नहीं है तो फ्रेंड्स जो होते हैं वो मंगल होते हैं। ठीक है। सिस्टर नहीं है तो हम लोग, हमारी रिश्तेदारी में कोई कजन होती है, भांजी होती है, तो उनके जो मामे की बहन भी जो है ना, मामे की बेटी, मामे की बेटी, सॉरी मामे की बेटी, हाँ मामे की बेटी होगी, चाचा जी की बेटी होगी, तो नेचुरली वो भी तो बहन है, बहन की कैटेगरी में है। ठीक है, कजन इन शॉर्ट। अगर मान लीजिए शनि पुत्र नहीं है, मान लो कोई कह देता है कि मेरी तो शादी नहीं है, अभी मेरा पुत्र नहीं, तो मैं शनि अपना कैसे पॉजिटिव करूं? हाँ। तो वहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए आप सेवक, सेवक मतलब आपका नौकर, आपका एम्प्लॉय, आपके अंडर काम करने वाला, आपके एम्प्लॉयज को आप खुश कर दीजिए, शनि आपका खुश होना शुरू हो जाएगा। और कभी भी जिंदगी में शनि को पहले खुश कर लिया, अगर बाद में अगर आपने अपने एम्प्लॉयज को गाली देनी शुरू कर दी, तो शनि खराब होना शुरू हो जाएगा। वैसे तो आपकी कुंडली में योग है, छना शनि अच्छा आ रहा है, आप तो अपने एम्प्लॉयज को अच्छा खिलाओ पिलाओ। अच्छा। और शुक्र की कैटेगरी साथ में आ जाएगी, मैंने आपको बताया है ना, ये आप गेट टुगेदर करो, तो एम्प्लॉयज के साथ ही करके देख लो। ठीक है, इनके साथ तो होता रहता है। ठीक है।
अच्छा सर, अगर हमने शाहरुख खान की भी कहीं ना कहीं बातें की, सलमान खान की बातें की, लेकिन एक नाम हम नहीं ले पाए, वो चीज़ आमिर खान। जी। आमिर खान अभी तीसरी शादी करने वाले हैं, मतलब उनकी गर्लफ्रेंड है या जो भी है, तो 2 शादी आई थिंक उनकी टूट चुकी हैं। तो उनकी कुंडली को अगर आपने एनालाइज किया हो तो क्या बोलती हैं उनकी कुंडली, कितनी और होंगी? देखो, पहली चीज़ तो ये है कि हम लोग एक नॉर्मल जानते हैं कि मुस्लिम जो फैमिलीज हैं वहाँ पर 4 शादियां अलाउड है। मतलब वो लोग तो एक साथ भी 4 बीवियां रख सकते हैं, जो उनके धर्म के अकॉर्डिंगली उनको मान्य किया गया। लेकिन अगर हम आमिर खान की हॉरोस्कोप में देखें तो इनके लगन में सूर्य और शनि एक साथ बैठे हुए हैं। जी। जब लगन में सूर्य और शनि एक साथ बैठते हैं, इनकी कुंडली के 7वें भाव में मंगल भी है। ठीक है, तो थोड़ी देर पहले हमने राम जी की कुंडली में एक वर्ड बोला था कि उनके सप्तम में मंगल था तो उनको पत्नी का सुख नहीं मिला। ठीक है, तो वही यहाँ पे कंडीशन है। सूर्य और शनि जब एक साथ आ जाते हैं तो वो विच्छेदन पैदा करते हैं, क्योंकि सूर्य दिन है, शनि रात है, एक जाएगा तो दूसरा आएगा। तो वही कंडीशन यहाँ अप्लाई होती है। अब सप्तम में इनके मंगल भी आ गया, तो वो भी पत्नी से विच्छेदन पैदा कर गया। अब शनि इनकी कुंडली में जो दोष पैदा कर रहे हैं, जब भी शनि और मंगल आमने सामने हो या दृष्टि दोष में हो, तो वो इस चीज को बहुत ज्यादा हावी कर देते हैं। लेकिन अब जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया कि थर्ड जो उनकी वेडिंग होने जा रही है वो सक्सेस रहेगी या नहीं, तो इनका जहां तक मेरे को याद है बर्थ है 65 का, मार्च में है शायद। अच्छा। ठीक है, मार्च 65 का बर्थ है, तो मार्च 25 में ये 60 इयर्स के हो गए। ठीक है, तो शनि के 2 साइकिल इनकी लाइफ में डन हो चुके हैं, क्योंकि शनि का एक साइकिल जो हम लोग कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं वो 30 इयर्स का होता है। 30 इयर्स का, ठीक वैसे 29 ईयर 7 मंथ और कुछ डेज का होता है। और मतलब 30 इयर्स हम लोग ऑलमोस्ट कह देते हैं रैंडमली। तो 30 + 30 60 यानी कि 2 साइकिल पूरे कर चुके हैं। तो कहते हैं कि शनि के जब 2 साइकिल पूरे हो जाते हैं तो शनि अपना जो नेगेटिव प्रभाव है वो छोड़ देता है, जिसे हमारे एक कॉमन फैमिलीज में हम कह देते हैं कि 60 के बाद बंदा बुजुर्ग हो गया। क्यों? क्योंकि वो शनि की उम्र में पहुंच गया। तो यहाँ पर शनि का दोष बहुत कम हो जाएगा। वो कम होने से हमें बेनिफिट, इनको मतलब आमिर खान को बेनिफिट क्या मिलेगा कि इनकी जो थर्ड वेडिंग लाइफ होगी वो काफी हद तक सक्सेस होने के चांसेस बनते हैं। अच्छा। मतलब अभी जो इनकी गर्लफ्रेंड है, जो इन दिनों में काफी न्यूज में है कि वो शादी करने जा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट उम्मीद है कि वो निभ जाएगी। लेकिन इस बार वो बोल रहे हैं कि मैं करूंगा नहीं, या मेरी एज होगी, तो कुछ ऐसा कमेंट उन्होंने किया वो था। उन्होंने बोला है, लेकिन अगर वो नहीं भी करेंगे तो रिलेशनशिप में रहेंगे। रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। हाँ। ये निभेगा नहीं रिलेशनशिप, इन शॉर्ट अगर हम बोलें। ठीक है, सो या हमने बहुत सारी बात की है आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच, आपने इतना कुछ बताया। और आज का पॉडकास्ट मैं 2032 में भी देखने वाला हूँ, क्योंकि मेरी कुंडली का भी एनालिसिस है। और अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो सर मैम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप जैसे इन्होंने मुझे बताया, मेरी कुंडली के बारे में बताया, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग योर लाइफ, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम नीचे डिस्क्रिप्शन में जो आप डिटेल देंगे हम ऐड ऑन कर देंगे, राइट। थैंक यू सो मच सर, अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू अगेन।